अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जी आया नू और इसके साथ साथ सुबह बखैर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सिटी एट 10 जो है, जिसमें आपका होस्ट शराज भट्ट आपके सामने मौजूद है, इसमें खुसूसी तौर पर हम किसी न किसी एक अच्छी बात से अपने शो का आगाज करते हैं। लेकिन आज मैं आगाज करना चाहूंगा अपना ख्याल रखने के हवाले से। जो मौसम है इस वक्त बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और जो स्मोग है उसने हर तरफ पंजाब में जो है वो डेरे डालनी, खास तौर पर लाहौर और फैसलाबाद तो बुरे तरीके से लपेट में आ चुके हैं। लाहौर के अंदर भी तालीमी अदारे बंद हो चुके हैं, फैसलाबाद के अंदर भी तालीमी अदारे जो है वो बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है कि स्मोक जो है वो किस हद तक तबाही मचा सकती है, इस का अदराक जो है वो हुकूमत को है, और लेकिन इसका अदराक जो है अवाम के अंदर नजर नहीं आ रहा। इसका आइडिया, यू डोंट हैव एनी स्लाइटेस्ट आइडिया कि कितना नुकसान ये आपको पहुंचा सकती है। आपके फेफड़ों को पहुंचा सकती है, आपकी स्किन को पहुंचा सकती है, आपके बसारत या अपनी आंखों को पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही। ये तो वो बीमारियां जो हमें नजर आ रही हैं, जो नजर नहीं आ रही वो अनकाउंटेबल हैं। तो इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 से 3 दिन के अंदर हर गुजरते दिन के साथ साथ जो है वो स्मोक बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे मैं पहले कहता होता हूं कि अगर सेहत होती है तो आपकी हजारों ख्वाहिशात होती हैं। मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैंने नई गाड़ी लेनी है, मैंने नया घर लेना है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने फलां जॉब करनी है। और अगर आपकी सेहत नहीं होती तो फिर आपकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत वापस लौटा दे। हम उस चीज को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते जो हमारे पास पहले से है? जब वो चली जाती है हम उसको फिर याद क्यों करते हैं? ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। और मैंने ये ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इस शक्ल में देखा है सड़कों के ऊपर कि लोग सिगरेट भी पी रहे हैं स्मोक में खड़े होकर, लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं मास्क के बगैर, लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बिठाए हुए हैं मोटरसाइकिल पे, उनको भी मास्क नहीं पहनाया हुआ। ये इंतहाई खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम खुद ख्याल नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अपने ताई जो है वो बहुत कोशिश कर रही है, और हम देख रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सुथरा पंजाब के नाम से जो कैंपेन चलाई गई है उसके तहत जो सफाई सुथराई हो रही है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी हुकूमत ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना शुरू किया है। मैं तमाम के तमाम उन लोगों से जो हमें देख रहे हैं, इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 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 खुदारा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये 1 महीना जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात बरतने का है। इसी तरीके से जिस तरीके से आप कोविड में एहतियात बरतते थे, डबल डबल मास्क पहनते थे, उसी तरीके से ये जो सीजन चल रहा है इसमें भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ अपने शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के मौसम के हवाले से टुडेज वेदर के सेगमेंट में। जैसा कि वेदर के हवाले से बात करें, और हमें पता है कि बारिश का कोई इम्कान इस वजह से नहीं है क्योंकि स्मोक ने पूरे के पूरे फैसलाबाद और लाहौर को जो है कवर कर रखा है। एवेपोरेट नहीं होगा, जब हीट नहीं आएगी तो फिर पानी जो है एवेपोरेट नहीं होगा, और पानी अगर एवेपोरेट नहीं होगा तो बारिश का कोई इम्कान भी नहीं होगा। तो लिहाजा मेट ऑफिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दर्जा हरारत कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौसम खुश्क है और टेम्परेचर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ कम होता चला जा रहा है। ये चेंजिंग वेदर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और स्मोक जो है वो हर गुजरते दिन के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, उसकी डेंसिटी जो है बढ़ती चली जा रही है। इस हद तक बढ़ चुकी है कि आपको सामने बिल्डिंग जो है वो भी दिखाई नहीं देती, आपको मोटरवे के ऊपर अगली गाड़ी दिखाई नहीं देती, आपको सड़क के ऊपर जाते हुए आगे बाइक चलती हुई दिखाई नहीं देती। इस हद तक स्मोक जो है वो बढ़ चुकी है। और स्मोक जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोग एंड स्मोक, यानी अगर धुएं को और फोग को मिला दिया जाए तो फिर स्मोक बनती है, और ये स्मोक जो है बहुत ज्यादा जहरीली होती है। लिहाजा अपनी सेहत का बहुत ज्यादा इस स्मोक में ख्याल रखें। आगे बढ़ाते हैं अपने शो को। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं और किसी न किसी एक मौजू, किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की जाती है, उसके चीदा चीदा मसाइल के ऊपर बात की जाती है, देन उसके सोल्यूशंस के ऊपर भी गुफ्तगू होती है। तो आज की नशिस्त भी बहुत ही अहम होने वाली है। ताजरों के हवाले से बात करें, तिजारत के हवाले से बात करें, बिजनेस के हवाले से बात करें, टैक्सेशन के हवाले से बात करें, तो ये गुफ्तगू इंतहाई इस वजह से अहम होने वाली क्योंकि हमारे गेस्ट जो हैं आज वो इसी फील्ड से रिलेटेड हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे गेस्ट जिनका तारुफ आपको करवाया। तो हमारे साथ फजील मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके साथ साथ उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्टर हैं, आप बाकायदा तौर पर टैक्स के डिपार्टमेंट को जो है फॉलो कर रहे हैं और बड़ी एक बर्ड आई व्यू रखते हैं इस तमाम
तर मसाइल के ऊपर कि टैक्सेशन के मामला क्या। तो मैं टैक्सेशन के वाले से बात करूं तो आप ही से गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूंगा कि टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर जो है बड़ी मुतहरक दिखाई दे रही है ताजरों को, कारोबारी हजरात को। हम कह रहे हैं कि हमने टारगेट भी अचीव किया और गुज़िश्ता साल में जितने लोगों ने एनटीएन होल्डर बने थे, जितने लोगों ने टैक्स जमा करवाया था, आज उससे तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत भी सेटिस्फाइड नहीं है, टैक्स देने वाला भी सेटिस्फाइड नहीं है। लूप होल कहां है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शराज भाई। बात यह है, जहां तक आपने बात की कि टारगेट अचीव हो रहे हैं, असल में पाकिस्तान में जो पॉलिसियां बनती हैं उनको अगर हम सिर्फ थोड़ा सा उनका एनालाइज करें, मिसाल के तौर पे आपने टैक्स नेट के हवाले से बात की, एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई ताजर दोस्त स्कीम, जिसका मेन टारगेट ये था, एफबीआर का ये मौकफ है, मेन टारगेट ये था कि वो छोटे ताजर, वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे ताकि कम से कम जो इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन है वो हो सके। सही। वो लोग जो कैश में कारोबार कर रहे हैं वो सिर्फ अपना कैश में लेन देन कर रहे हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास। मिसाल के तौर पर हमारा फैसलाबाद का मेन जो कारोबारी हब है वो क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के 8 बाजारों में जितनी मार्केट्स हैं, अराउंड अबाउट 50,000 के करीब वहां पे कारोबारी मराकज हैं, दुकानें हैं, दफातर हैं, मोस्ट ऑफ देम अनरजिस्टर्ड। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, उसके बाद जो रजिस्टर्ड भी हैं वो या तो ना होने के बराबर टैक्स पे करते हैं या वो टैक्स पे ही नहीं करते। वो कहते हैं जी कि मेरी आमदन जो है वो 33,000 रुपए से कम है महाना, ठीक है, तो मेरे पे कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इन 8 बाजारों में कारोबार करने वाले किसी बंदे की महाना आमदन 33,000 रुपए से कम हो सकती है? नहीं। अच्छा, ताजर लीडर सामने आते, वो कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं, हम देना भी चाहते हैं, सरकार लेना नहीं चाहती। ये जुमला मैं पिछले 15 साल से सुन रहा हूं। बिल्कुल, हम भी सुन। जबकि इशू ये है कि यहां पे टैक्स चोरी बहुत ज्यादा है। अगर कोई कुछ करने की कोशिश करता है, पहली तो बात है उनकी भी नीयत ठीक नहीं होती, ना गवर्नमेंट की ना एफबीआर की, तो उसको फिर आगे से मुजाहमत का सामना करना पड़ता है, तो मामलात वहीं रुक जाते हैं। इसी के लिए ताजर दोस्त स्कीम शुरू हुई। सबसे पहले ये आईएमएफ और आलमी मालियाती इदारों की डिमांड थी कि आप नए लोगों को सिस्टम में लेकर आएं, अपनी टैक्स इनकम बढ़ाएं, फिर उसके बाद हमारी तरफ आएं कि जी हमें कोई पैकेज दिया जाए और हम उसी सूरत में पैकेज देंगे जब तक आप या तो टैक्स रिफॉर्म्स करें और उसके साथ साथ आप अपनी टैक्स इनकम बढ़ाएं। ताजर दोस्त स्कीम शुरू की गई, उसका तरीकेकार ही गलत कर दिया गया। मिसाल के तौर पर इलाका वाइज रेट्स तय कर दिए गए, कितना टैक्स लगेगा हर दुकानदार पे एडवांस। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में इसका जो टर्न आउट था इस स्कीम का वो जस्ट 50 बिलियन रुपीस था, लेकिन वो इतने गलत तरीके से वो रेट्स बनाए गए कि उस पर एक जबरदस्त किस्म की मुजाहमत का सामना करना पड़ा सरकार को और एफबीआर को, और वो फिर ताजा दो स्कीम जीरो हो गई। अच्छा, इशू क्या था? मिसाल के तौर पर एक घंटाघर का एक बाजार है, वहां पे रेट रख दिया 60,000 रुपए। अब किसी की दुकान बड़ी है, उस पर भी 60,000 रुपए टैक्स लगेगा मंथली, ठीक है। अगर किसी की दुकान छोटी है, उसका कारोबार थोड़ा है, चाहे वो शाम तक या उसको महाना 60,000 रुपए आमदन भी ना हो, उस पर भी 60,000 रुपए टैक्स लग गया। अच्छा, पीछे गली में चले जाएं, अब फ्रंट वाली दुकान जो है उसका बिजनेस ऑटोमेटिकली ज्यादा है, जिसकी दुकान बड़ी है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसका बिजनेस ज्यादा है। पीछे गलियां जो है उनमें भी रेट 60,000 है, जबकि वहां पे बिजनेस की शरह जो है वो कम है। तो इस वजह से लोगों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, एहतजाज किए गए। होना तो ये चाहिए था कि अगर एफबीआर वाकई ही डिजिटलाइजेशन चाहता है तो इन लोगों को बगैर किसी टैक्स के आप रज़ाकाराना तौर पे शामिल करें, बगैर किसी टैक्स के। बिल्कुल, ये होना चाहिए था। मैं इस पे फजील से बात करूं। फजील, अब जिस तरह अभी उमैर बता रहे हैं कि जो ताजर हजरात हैं वो क्लेम तो ये करते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं, गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती। क्या ये ऐसा है वाकई में? आप 8 बाजारों में होते हैं, वहां पर ताजरों को बड़े करीब से देखते हैं, क्या वाकई ताजर टैक्स देना चाहते हैं? वाकई काफी ताजर ऐसे हैं, जैसे उमैर बता रहे हैं, कोई अनरजिस्टर्ड ही नहीं है। देखिए भाट साहब, जैसे उमैर साहब ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ कहने की हद तक है कि हम टैक्स देना चाहते हैं। अब देखें, जो ताजर दो स्कीम थी, वो जिस तरह से उमैर साहब ने बताया कि वो पॉलिसी ही गलत थी,
तो उस पर भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भी अगर कोई जायज़ भी गवर्नमेंट की जानिब से या FBR की जानिब से कहा जाता, सिर्फ ये कहा जाए कि आप टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो जाए, तो फिर भी वो नहीं होना चाहते, क्योंकि उनका कारोबार जो है वो सारा आपको पता है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड और वो अगर कोई उनको कह भी दे ना कि जी हमें वो स्लिप आप निकाल कर दें बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज, तो वो इससे भी अवॉइड करते हैं। इसकी वजह यही है कि एक तो FBR का डर भी है लोगों को, क्योंकि आपके जो 8 बाज़ारों में है वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो कारोबार कर रहे हैं, उनमें कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। उनको असल में पता ही नहीं है FBR का, वो सिर्फ डरते हैं FBR से कि अगर हम टैक्स पेयर बन गए तो पता नहीं हमारा सारा पैसा ही FBR ले जाएगा। तो ये डर ख़त्म करने की भी ज़रूरत है FBR को इस हवाले से। और जो पढ़े लिखे ताजर हैं उनको चाहिए कि वो जो नहीं जानते उनको बताएं कि इसमें फ़ायदा आपका और मुल्क का फ़ायदा है, क्योंकि वो उनके एसोसिएशन के लोग हैं, उन्हीं के मेंबर हैं। देखें एसोसिएशंस के अंदर भी जो लोग हैं वो भी तो कम पढ़े लिखे हैं ना, जो लीडर्स बनकर बैठ गए हैं। हाँ, आपको पता है, ठीक है। तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो वो फिर अपने जो तमाम मेंबरान हैं वो अगर खुद टैक्स नहीं दे रहे, वो या खुद टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है उनकी इकोनॉमी, तो वो अपने नीचे वाले लोगों को किस तरह बताएंगे? कैसे माइल करेंगे कि जी आप टैक्स दें? तो ये सबसे पहले तो पॉलिसीज जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए, ये नहीं। हाँ, वैसे हम देख रहे हैं उमर, मैं इस पर बात करना चाहूंगा, ये बड़ा जरूरी है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें FBR की तरफ से नई खबर सुनने को मिलती है, गैस के मीटर उतार दिए जाएंगे। अच्छा नहीं, अब सिमें बंद की जाएंगी। बंद कर, अच्छा वो नेटवर्क मान नहीं रहे, अब हम बिजली का मीटर काटेंगे। तो ये हर रोजाना हर 15-20 दिन बाद नई पॉलिसी आती है। अजीत आज दो स्कीम कहता है कि नई कुछ भी, मैं कल या परसों भी ऐसी खबर है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114B है, जिसके तहत ये कि अगर कोई बंदा लायबल टू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है मगर वो फाइल नहीं करता, तो फिर उसके खिलाफ क्या क्या इन्फोर्समेंट हो सकती है। ये कोई 3-4 साल कबल इसमें ये चेंजेस करके ये सारे कुछ ऐड किया गया था उसमें, ठीक है। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमारे आइन कवानीन बन जाते हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। 4 साल पहले का ये बन गया, उस वक्त ये कहा गया था कि मोबाइल सिम्स बंद होगी, उसके साथ साथ आपके जो यूटिलिटीज के कनेक्शन है, मतलब बिजली, सुई, गैस, पानी, ये भी डिस्कनेक्ट होंगे। जो बंदा वायलेट करेगा कानून को तो उसके खिलाफ वो सहूलियात भी इस्तेमाल करने का हकदार। लोग इसके ऊपर मीम्स बना रहे थे कि जी अब ऑक्सीजन लेने के ऊपर भी जो है वो FBR पाबंदी लगा रही है, ऑक्सीजन भी लेंगे तो उसका भी वो जो टैक्स लगाना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि कानून बन गया लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। सिर्फ अभी तक एक पॉइंट पे अमल दरामद हुआ है, वो मोबाइल सिम्स बंद की गई हैं। और आप यकीन करें मोबाइल सिम्स उस हिसाब से अगर देखें यूटिलिटीज के हिसाब से इतना बड़ा इशू नहीं है। वैसे तो हमारी जिंदगी का लाजमी जुज़्व बन चुका है, वो बंद की गई। फैसलाबाद के 35,000 लोग हैं, फैसलाबाद रीजन के 35,000 लोग हैं जिनकी 1,05,000 से ज्यादा सिमें जो थी वो बंद की गई। और उसका या पाकिस्तान पूरे में करीबन राउंड अबाउट 5 लाख के करीब लोग हैं जिनमें से अभी तक 3 लाख की बंद हुई हैं, तो उसका ठीक ठाक इम्पैक्ट आया है। आप देखें कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की ग्रोथ जो है वो कहां तक गई है। ठीक है, आपने एक चीज पे सख्ती की है, लेकिन अब फिर इशू वो है, मिसाल के तौर पर अगर इनकम टैक्स रिटर्न्स की ग्रोथ ज्यादा हो गई है, फैसलाबाद में 100 टाइम से भी ज्यादा चली गई है, 100% से भी ज्यादा, लेकिन उसमें हो क्या रहा है, वही मोर देन 35%, यानी कि 35% से ज्यादा लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कोई टैक्स जमा ही नहीं करवाया। उन्होंने फिर वही बात की कि मैं गरीब आदमी हूं लेकिन मैं पाकिस्तान का जिम्मेदार हूं। हम जिस मर्जी तरीका या हरबा आजमा लें, वो घूम फिर के फिर बात वहीं पर आती है कि वो टैक्स जमा हो क्यों नहीं पा रहा है। ये ताजरों को किस तरीके से समझाया जा सकता है और किस तरीके से उसे टैक्स दिया जाता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है, राना फजील मौजूद है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से। फजील, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि वो लोग भी रगड़े जाते हैं जो जेन्युइनली टैक्स अदा कर रहे हैं, और थोड़ी होगी परसेंटेज, लेकिन ऐसी परसेंटेज है जो टैक्सेस अदा कर रहे हैं और जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून हैं, उन कवानीन को बाकायदा तौर पर फॉलो कर रहे हैं। तो जब FBR की जानिब से ऐसे कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो उन रूल्स के अंदर वो बेचारे वो भी रगड़े जाते हैं, फिर वो चीखें मारते हैं कि जी हमें तो ना करो, हम तो टैक्स अदा कर रहे हैं। उनका क्या कसूर है?
देखिए मार्ट साहब, ये जो ताजर दो स्कीम थी, इसमें यही था कि जो टैक्स पहले से दे रहे थे लोग, अगर वो भी उनकी किसी दुकान है किसी बाजार में, तो वो भी उसमें उनकी दुकान पे भी वो टैक्स जो है वो लागू था। अब ये तो चाहिए था उनको बताना कि वो अगर टैक्स पेयर हैं तो क्या वो उस ताजर दो स्कीम के अंदर आते हैं या नहीं अच्छा, आते। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। अगर रजिस्टर्ड है उस पर टैक्स लगना था, लेकिन जब उसका साल का टोटल इनकम टैक्स बनना था उसमें ये एडजस्ट हो जाना था। अच्छा। ये नहीं कि उनके लिए कोई ये अलग से था, उसके अंदर एडजस्ट हो जाना था। यानी साल के बाद जब उन्होंने रिटर्न जमा करवाने, लेकिन ये एडजस्ट हो जाना चीजें बतानी चाहिए। हाँ, अवेयर नहीं ना कोई, अवेयर नहीं। अब मुझे जो कहें जी आप भी टैक्स देंगे, आप भी टैक्स देंगे, आप भी टैक्स देंगे, मुझे ये नहीं पता होगा मेरा टैक्स रिटर्न की शक्ल में वापस आ जाएगा, तो फिर मैं तो फिर परेशान होऊंगा ना। और जो लोग देते भी हैं, जैसे उमैर साहब ने बताया है कि 35,000 ऐसे लोग थे जिन्होंने रिटर्न फाइल की, लेकिन उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया कि जी मैं तो इस काबिल ही नहीं, मेरा तो इतनी इनकम नहीं। 35% लोगों ने, तो ये भी ज्यादती है। आप टैक्स अगर नहीं देते तो ये भी चोरी की मद में आता है। वैसे आप कोई आपकी दुकान से एक छोटी सी चीज़ उठा ले तो आप कहते हैं जी FIR करवा दे, ये चोर है, और खुद लाखों का करोड़ों का टैक्स चोरी करके। अच्छा, उमैर ये भी बताएगा कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्यों है, इतना मुश्किल मराहिल क्यों है टैक्स अदा करने में। पहले एक टाइम था कि ताजिर जो है अपनी रिटर्न खुद भी जमा करवा लेता था FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके। अच्छा, आज आपको वकील हायर करना पड़ता है। बट साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूं, टैक्स का निज़ाम पूरी दुनिया में इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है। ना सिर्फ पाकिस्तान, अगर आप USA UK लेवल पे भी जाएं तो वहाँ पे भी ये सिचुएशन होगी। सबसे पहले तो मिसाल के तौर पर, अगर इंग्लिश कितने % लोग ऐसे हैं ताजर जिनको इंग्लिश समझ आती है। हाँ चले, उनके लिए उर्दू में एक रिटर्न मुतारिफ करवा दी गई, लेकिन जब उसमें वो टेक्निकल वर्डिंग्स आती है तो उसकी आम बंदे को समझ नहीं आती। दूसरा, मैं छोटा सा आपको बताता हूँ कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर साहब हैं, PhD डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी रिटर्न खुद सबमिट करते थे। 2018 की जब उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसमें उनसे एक गलती ये हुई कि उनको उनके वालिद की तरफ से विरासत में एक प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ गोल्ड मिलता है, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न फाइल की तो उनको ये नहीं पता था कि मैंने ये साथ लिखना है कि ये इनहेरिटेंस में मुझे मिली है। सही। उन्होंने जहां पे उनके वेल्थ असासे थे वहां पे वो दोनों चीजें लिख दी। अच्छा, अब जब उसका ऑडिट में आ गया केस, ऑडिट हुआ तो FBR ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी इनके पास 20 तोले ये गोल्ड है और ये प्रॉपर्टी है, इन दोनों की मिला के तकरीबन 90 लाख रुपए वेल्थ बनती है, यानी कि ये 90 लाख रुपए इस बंदे की इनकम है, तो लिहाजा इस इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। 17 लाख रुपए उनको टैक्स लग गया और कमिश्नर साहब की तरफ से फैसला कर दिया गया। वो लोग बर वक्त अपने फिर डॉक्यूमेंट्स भी जमा नहीं करवा सके FBR को। जब उनके केस का फैसला हो गया, आप देखें एक छोटी सी गलती पे 17 लाख रुपए उनको टैक्स लग गया। फिर दोबारा वो जाके उस वकील हायर करना पड़ा, अपील जोन में अपील करना पड़ी कमिश्नर अपील के पास कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी मुझे इनहेरिटेंस में मिली है, मेरी इनकम नहीं है। उसके तमाम एविडेंस देने पड़े, फिर उसके बाद जाके उनको क्लीन चिट मिली और फैसला उनकी फेवर में आया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ऐसी जिसकी वजह से या तो अगर आपको मुकम्मल अवेयरनेस है, आपको मुकम्मल इल्म है, तो फिर आप जमा करवाएं। बसूरत दीगर आपको किसी प्रोफेशनल की ही खिदमात जो है वो लेनी पड़े। ये ना हो कि आप 5 से 10 हज़ार रुपए की बचत के चक्कर में तो इस तरह की गलती अच्छा, मुझे फजील ये बता दीजिएगा, दो किस्म की कैटेगरीज है 8 बाजारों के इर्द गिर्द। एक वो हैं जो दानिस्ता तौर पर टैक्स अदा नहीं करना चाहते, वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहते। दूसरे वो है वो इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं हो रहे क्योंकि उनकी कॉम्प्लिकेशन समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी ये अंग्रेजी में हमें कहा, हमें तो सादा अल्फाज में सिखाओ। देखिए व्हाट्सअप, वो उमैर साहब ने जैसे बात की है कि आपको किसी प्रोफेशनल की खदमात जो हैं वो लेनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आपने अगर कुछ करना है, अगर आपने टैक्स देना है, जैसे आपने पहले बात की है कि कुछ लोग हैं वो देना ही नहीं चाहते, और वो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने सिर्फ जो दुकानें हैं वो दिखावे के लिए बनाई हैं और वो वहाँ पर उन ताजरों को भी ख़राब कर रहे हैं, बल्कि वो उनको भी कहते हैं कि क्या करना है टैक्स दे के, वो मारे जाओगे, वहाँ ना जाना। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया होता है। बिल्कुल, ऐसे भी ये देखें 8 बाजारों के अंदर ऐसे लोग, यकीन करें कि आप वो दुकानदारों को भी लूट रहे हैं।
दुकानदारों को भी लूट रहे हैं, और वो उनको अपने पीछे लगा लेते हैं कि जी ये पॉलिसी आ गई है, इसके खिलाफ हमने बस उठना है, आवाज़ उठानी है, तो ये इसमें आपका फ़ायदा है। वो आपका क्या फ़ायदा है कि जी वो टैक्स नहीं देना कोई भी, अब मुझे मेरी जेब में डाल दे, बस आपका साथ दिया ना। इस तरह के भी लोग भी हैं, और ये नुकसान वो अपना भी कर रहे हैं। वहाँ 10,000 देना है, मुझे 2,000 दे दो, वो वाला दे दो, तो बचत 8,000 की हो जाएगी। और ये देखें, जो कारोबारी लोग होते हैं वो हर चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो नहीं चाहते कि हम किसी भी पंगे में पड़ें, लेकिन वो बात वही है कि FBR का भी एक हवा है कि पता नहीं वहाँ पर अगर हम चले गए तो क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं हमारा सारा सरमाया वही ले जाएंगे। क्या आपका सरमाया वो क्यों ले जाएंगे? आपका सरमाया आपके कारोबार में चलेगा तो वो टैक्स लेंगे। आप ये टैक्स का जो लफ्ज़ है, ये यकीन करें, इसको बहुत खतरनाक बना दिया गया है। अच्छा, खतरनाक, मैं थोड़ा सा उमेर बात करना चाहूंगा, खतरनाक बनाया भी गया है, सही कह रहे हैं। ये जब आपको एक नोटिस आता है FBR की तरफ से, तो उसके ऊपर बड़ा वो हथकड़ियां बनी होती हैं, घर को ताले लगे होते हैं, एक्साइज की तरफ से आता है, तो बंदा नोटिस पढ़ता बाद में, लेकिन वो तस्वीर देख के थोड़ा सा टेरराइज हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा हरासमेंट वाला, बड़ा डराने वाला तरीकाकार है? पाकिस्तान में तरीक़ेकार ही है, डरा के किया था। जब तक इन्फोर्समेंट नहीं होगी ना, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10% लोग ऐसे होंगे जो रजाकाराना तौर पे टैक्स जमा करवा देंगे, बगैर ना आप देखिए यहाँ पे इन्फोर्समेंट ज़रूरी है। आपने एक्साइज की बात की, मामूली सा टैक्स होता है आपका, देखें साल बाद एक दुकान का जो सिंगल स्टोरी है 10 से 15,000 18,000 रुपये तक टैक्स होता है साल में एक बार, वो भी लैंडलॉर्ड ने यानी कि उस प्रॉपर्टी के मालिक ने देना होता है, किराएदार ने अदायगी नहीं करना होती। तो मैं देख रहा होता हूँ कि लोग बार बार नोटिस एक्साइज वाले देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि कई बार लोगों की दुकानें सील हो जाती हैं। आप देखें, एक बंदे की दुकान कारोबारी हब में 5-6 घंटे या एक दिन भी अगर सील रह गई तो उसका कितना नुकसान है, इस टैक्स से ज़्यादा उसका नुकसान हो जाना है। लेकिन बस इशू वही है कि अभी पाकिस्तानी कौम या हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो रवायती तरीक़ों से या टैक्स ना देने वाले कल्चर से बाहर आना नहीं चाहते। जबकि आप देखें, एक्साइज का जो प्रॉपर्टी टैक्स है या दीगर टैक्सेस हैं, ये प्रोविंशियल पंजाब के टैक्सेस हैं, इनका 70% जो है, जो आपने देना है उसका 70% आपके ऊपर यानी कि फैसलाबाद के ऊपर ही लगना है। हाँ। वो गवर्नमेंट ने वापस 70% फैसलाबाद को ही कर देना उसमें से। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा टैक्स देंगे उतना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर होगी, सरकारी हॉस्पिटल्स की, हमारे सरकारी तालीमी इदारों पे वो पैसे लगेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वहाँ पे तालीमी जो सहूलियात हैं वो बेहतर होगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप एक मुल्क में रहकर आपको तमाम सहूलियात मिल रही हैं, आपको एक कारोबारी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो इसके बाद आपको टैक्स देने में क्या इशूज़ हैं। ठीक है, पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किलात हैं कारोबार के हवाले से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसके हिस्से का जो टैक्स बनता है उसको वो जरूर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या, और वो मराहिल जो उनको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, और ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है, क्या वाकई में ताजिर दोस्त स्कीम है या ताजिर दुश्मन स्कीम है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शिराज बट आपको खुशामदीद कहता है, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से और ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से। मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था, ये ताजिर दोस्त स्कीम है, तो इसको ताजिर जो है दुश्मन स्कीम क्यों समझते हैं? उमर साहब जरा बताइएगा, मुझे जरा करेक्ट भी कर दीजिएगा, ताजिर दोस्त स्कीम है, ताजिर दुश्मन स्कीम है? बट साहब, है ताजिर दोस्त स्कीम, लेकिन वो मैंने जिस तरह से कहा कि ताजिरों की जान निकलती है, असल में जेब में से पैसा निकालना जो है वो इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो मोस्टली इकानमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो जब आप डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, FBR ने कुछ टैक्सेस लगा दिए, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं और टर्नओवर टैक्स है। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, आप 10 करोड़ रुपए आपकी एनुअल सर्कुलेशन होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू, तो उस पर आपको विद होल्डिंग भी लगेगा और टर्नओवर टैक्स भी लगेगा, 2 टैक्सेस लगेंगे। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, अगर आप टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो बैंक आपकी एक ट्रांजैक्शन, अगर आपने 500 की भी ट्रांजैक्शन की है तो उसका हिसाब FBR को फौरी देंगे। आप इधर से ट्रांजैक्शन करेंगे, इधर FBR के पास डिटेल पहुंच जाएगी।
ठीक है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, फिर आपकी किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल एफबीआर के पास नहीं पहुंचेगी, आपके मजे हैं। आप जितनी मर्जी करोड़ों की ट्रांजैक्शंस घुमाएं, लाखों में घुमाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मेन इशू है इन चीज़ों का कि पाकिस्तान में जो लोग सिस्टम से बाहर हैं उनको कोई नहीं पूछता। ये जो रजिस्टर्ड लोग हैं ये उनका एक रोना है, और मैं ये समझता हूं कि ये हकीकत पर भी मबनी है। रोना जायज भी है मेरे ख्याल मबनी है। ऑडिट भी उसी का होना है जिसने रिटर्न फाइल कर दी है, टैक्स भी उसी को लगना है जो सिस्टम में क्योंकि हमारा एक्सेस उस तक है ना। अच्छा, जो अनरजिस्टर्ड बंदा है उस तक शायद कोई 10 साल बाद पहुंच जाए, लेकिन वो देखे 10 साल में कितने मजे लेगा। ठीक है, वो टैक्स का पैसा सारा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। एक तो एफबीआर के पास उस तरह से मैन पावर नहीं है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजीज का दौर आ गया है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। देखें, कोई किसी की भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, एफबीआर को डाटा मिल जाता है। कोई भी बंदा गाड़ी खरीदता है, फौरी एक्साइज में रजिस्टर्ड होती है, फौरी एफबीआर के पास डिटेल पहुंचती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, एफबीआर के पास डिटेल पहुंचती है। आप एयर ट्रैवलिंग करते हैं, एफबीआर को डिटेल्स मिल जाती है। आप बिजली के या स्वी गैस के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, एफबीआर को डिटेल मिल जाती है। इतना कुछ होने के बावजूद जो गैर रजिस्टर्ड लोग हैं उनको अच्छा फजील, मुझे बता दीजिएगा कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, कहा जाता है, ये उमैर साहब भी इसके सेकंड करेंगे, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, वो जो टैक्स नेट में है उन लोगों को देख के हंसते हैं देखो तुम कितने फंसे हुए, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे लेते हैं। आइयो, मैं हैरान हूं कि जो लोग टैक्स अदा कर रहे हैं ऑलरेडी, जो रजिस्टर्ड हैं, जो रिटर्न जमा करवाते हैं, वो ज्यादा फंसे हुए हैं। अब ये बताइएगा मुझे, कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारी ज्यादातर इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। अगर हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पूरी हो जाएगी तो हमें पता लगेगा हम कितने लॉस में जा रहे हैं। तो ये भी एक फेज है। बट सब एनुअली 3000 अरब जो है ये जस्ट सेल्स टैक्स चोरी हो रही है। 3000 अरब। अच्छा, चेक करें आप, सिर्फ 350 अरब जो है वो टोबैको सेक्टर में, सिगरेट का जो सेक्टर है उसमें 350 अरब से ज्यादा की सेल्स टैक्स चोरी हो रही है। ठीक है, तो अगर हम इनकम टैक्स की विद होल्डिंग टैक्सेस की बात करें, वो सारी चीजें इसके अलावा हैं। ये जस्ट सेल्स टैक्स की ये सिचुएशन है। तो ये फजील मुझे बताएगा, ताजर कब मानेंगे, कब सुधरेंगे? हम सिर्फ फैसलाबाद की बात करते हैं, पूरे मुल्क की बात देखें। जो ताजर हैं, जैसे हमने पहले बताया कि हालात ये हैं, जब ताजर 2 स्कीम आई थी ना, तो फैसलाबाद के ताजरों ने उसको मतलब इतना अप्रिशिएट ग्लोरीफाई किया था। ओहो, फ्लैक्सेस लग गए, स्टेटस लग गए कि जी ताजर 2 स्कीम। फिर वही लोग जो इसके बहुत खुशी मना रहे थे कि जी ताजर 2 स्कीम आ गई, प्रोटेस्ट में खड़े थे, वही प्रोटेस्ट में खड़े थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो जब आई थी स्कीम तो मुझे कॉल करके कह रहे थे जी हमारा इंटरव्यू चलाएंगे, बहुत अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने। हम एफबीआर के पास गए थे, हमने उनको भी सराहा है कि जी हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। सही। तो 4 दिन गुजरे तो मुझे कहते जी वो हमने ना प्रोटेस्ट करना है। मैंने कहा किस चीज का? उसी पे जिसको आप रेजिग्नेट कर रहे हैं। मैंने कहा तो आप तो कह रहे थे बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, वो बाद में पता चला। मतलब जब इकट्ठे होकर बैठे तो उन्होंने कहा ये तो पैसे देने पड़ने जेब से, तो उस चीज पे वो नहीं राजी होते। अच्छा, ये ग्लोरीफाई भी करके मेरे बहुत दिखाई गई थी, जिस तरह से ये दिखाई गई थी असल में वैसी थी नहीं स्कीम। जिस तरह एमएनएसटी स्कीम आई थी, आपको याद है? बट साहब देखें, एमएनएसटी स्कीम्स और थी, इसके जरिए एक एडवांस इनकम टैक्स आयद किया गया था कि आपसे एडवांस टैक्स लिया जाएगा हर महीने की बुनियाद पे। इसमें 2-3 इश्यूज थे। एक तो टैक्स रेट्स का इशू था, वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि उस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक रेशो के हिसाब से भी और उसके डिवीजन के हिसाब से भी। दूसरा इसमें यह इशू था कि अगर आपने हर महीने टैक्स पे करना है, वो हर महीने आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगी। फिर वो कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशंस के इशू आ जाते थे। उसमें एक मुतालबा ये था कि इसको या एनुअली या 6 मंथ या कम से कम क्वार्टरली बेस पे रखा जाए। 2-3 इश्यूज इसी तरह के और थे, लेकिन अब उस पर दोबारा से बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से अभी तकरीबन ये दोबारा फाइनल होने जा रहा है, कुछ दिन में इस पर नोटिफिकेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब आप पे जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनका एक बड़ा दबाव है, और बिलखुसूस जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको लेकर। तो इसमें अब कुछ चेंजिंग की जा रही है, बजाय इसके कि हर किसी ताजर को इस स्कीम में रजिस्टर्ड किया जाए। अब तब्दीली ये होगी कि बिजली के जो बिल्स हैं
उनको बुनियाद बनाकर और वो लोग जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं उनकी जो इनकम है उसको बुनियाद बनाकर अब टारगेटेड लोगों को इसमें इस स्कीम में रजिस्टर्ड किया जाएगा। जिस तरह से पहले था ना कि वो सर्वे होगा, तमाम लोगों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, हर दुकानदार को, अब ये नहीं होगा। अब टारगेटेड कार्रवाइयां होगी। आप रजिस्टर्ड है, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही है, आपकी टैक्स इनकम, आपकी डिक्लेयर इनकम कितनी है, उसकी बुनियाद पे एफबीआर एक बेस बना लेगा कि इतनी इनकम वाले जो लोग हैं या इस स्लैब से जो ऊपर आने वाले लोग हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए, या इनको बिजली के बिल आ रहे हैं तो उसमें एक अमाउंट फिक्स कर ली जाएगी कि इस बिल से ज़्यादा बिल वाले जो लोग हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा पहले मरहले में। तो अब इस तरह की कुछ चेंजिंग्स करके। अच्छा, इसमें कई लोग, आपने अभी बैंक ट्रांजैक्शंस की बात की, मैं इसमें लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिन लोगों की जमा पूंजी बैंक में पड़ी है और वो किसी कारोबार में नहीं लगा रहे, तो उनका क्या वो भी टैक्स नेट में आएगी? आप देखें बिल्कुल, इसमें जो टैक्स है वो इनकम पे, मतलब आपकी आमदन पे। अगर आप कोई कारोबार नहीं कर रहे, आपने अपने पैसे सेविंग्स में बैंक में लगवा रखे, उससे आपको इनकम हो रही है, तो इनकम को जो है ओवरऑल देखा जाएगा। उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उमैर अजमत साहब टैक्स नेट के हवाले से बात कर रहे थे, ताजिर 2 स्कीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसके साथ साथ ताजिर टैक्स देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, इस पर फजील हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक GCT at 10 वीक पर। तो अब फिर आपको आपका होस्ट शराज बर्ड खुश आमदीद कहता है। हमें होती है आपकी सेहत की परवाह, यही वजह है हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई एक सेगमेंट जो है वो सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से जरूर रखते हैं। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत ही हमने सेहत के हवाले से की थी और हमने आपको बताया था, एक रिमाइंडर दिया था कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज लॉन्ग एज द स्मोक इज कंसर्न। तो इसके साथ साथ अगर स्मोक के वाले से बात करें वो तो आपने केयर करनी है, लेकिन इंटरनल आपने अपनी किस तरीके से केयर करनी है, खासतौर पर अपने बच्चों की किस तरह से केयर करनी है। जंक फूड जो है वो हमारी डाइट का हिस्सा बन चुका है। जब वीकेंड आता है तो बच्चे जिद करते हैं कि जी हमें जंक फूड ही खाना है, हमें पिज्जा खाना है, हमें फ्राइड चिकन खाना है, व्हाट नॉट। ऑल द शुगरी फूड जो हम लोग खाते हैं वो किस हद तक नुकसानदेह हमारे लिए, और खुराक में मियाना रवि किस तरह से इख्तियार करनी है, बैलेंस डाइट क्या होती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज की नशिस्त में मौजूद हैं डॉक्टर माहा नसीर, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है, रिसर्च ऑथर है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस माहा, कैसे हैं आप? I'm good, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर माहा, ये बताइएगा कि खासतौर पर एज लॉन्ग एज द हेल्थ ऑफ द किड्स आर कंसर्न, हमें बच्चों की सेहत का ख्याल किस तरह से करना है, उनको ओबेसिटी से किस तरह से बचाना है। हम देख रहे हैं 11-12 साल के बच्चे हैं और उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, एंड पेरेंट्स आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। क्या रीजन है? एग्जैक्टली, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंस हो चुकी है। अगर मैं एक नंबर रैंडमली मेंशन करना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ पीपल इन पाकिस्तान आर हैविंग ओबेसिटी, वेट गेन का शिकार हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब आपका वेट सिर्फ बढ़ता है तो हम उसको सिर्फ कहते हैं थोड़ा सा वजन ज्यादा हो गया, मोटापा ज्यादा हो गया, मैनेज कर लेंगे, लेकिन ओबेसिटी इज अ डिजीज, वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि हमने बच्चों की बात की, अब बच्चों को आप जंक फूड दे रहे हैं, आप उनको एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं, वो अपने लिए खाना खुद ऑर्डर करें, वो KFC ऑर्डर कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड से ऑर्डर कर सकते हैं, दे हैव एक्सेसिबिलिटी टू ऑर्डर देयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो कि उनको नॉलेज नहीं है कि उनको क्या चीज जरूरत है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूंगी कि उनको बहुत जरूरत है देखने की कि उनके बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना। एक बैलेंस मील होता था, अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो बैठ के रोटी बन रही है, सालन बन रहा है, सैलेड बाउल क्रिएट हो रहा है, साथ रायता लाजमी होता था अगर देखा जाए, तो वो प्रैक्टिसेस खत्म हो गई है। तो बेसिकली वो प्रैक्टिसेस वापस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम बच्चों की हेल्थ को टारगेट करना चाह रहे हैं। दही के हवाले से बात आपने की, रायता के हवाले से बात की। रायता तो लोगों को, बच्चों को पसंद ही नहीं है। बच्चों को पसंद है फ्राइड चिकन, पिज्जा पसंद है, पिज्जा लवर है, और वो पिज्जा खाना है रात को 12-1 बजे के बाद। हाउ हार्मफुल दैट कुड बी? एक्चुअली इसको हम ना ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। समटाइम बच्चा स्ट्रेस में भी हो सकता है, उसको कोई बैक एंड पे डिजीज भी हो सकती है, माइट भी पेरेंट्स से उसको केयर नहीं मिल रहा, वो स्ट्रेस्ड आउट होकर उसका हार्मोनल इम्बैलेंस बन रहा है बॉडी में, दैट्स व्हाई वो स्ट्रेस ईटिंग भी कर सकता है। आपको इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना बहुत ज्यादा क्रूशियल है स्टेज पे कि कोई भी प्रॉब्लम्स कल को बने। डायबिटीज बहुत ज्यादा बच्चों में नजर आ रही है, टाइप 2 डायबिटीज, जो कि आपके लाइफस्टाइल से कंसर्न है। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात है कि सेल्फ असेसमेंट, कि आप देखें कि बच्चा क्या खा रहा था, कितनी मिकदार में उसने लिया, बाहर से ऑर्डर नहीं करना, और अगर जंक आप दे रहे हैं तो किस लिहाज से दे रहे हैं। वो उस टाइम पे स्ट्रेस्ड आउट था, वो जिद कर रहा था, जिद में आपने बच्चे को उसकी पसंद की चीज नहीं देनी, वो एडिक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे। जब वो स्ट्रेस्ड आउट था, आपने उसको चॉकलेट खाने के लिए दे दिया, आपने बर्गर खाने के लिए दे दिया, तो माइंड सेट हो गया कि अगर मैं स्टबन बिहेव करूंगा तो आई विल गेट दैट फूड।
तो दैट इज बेसिकली डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और उसी में वो फिर सेटिस्फेक्शन ढूंढता है। हार्मोन्स बेसिकली जो गेम चेंजर है वो हमारे हार्मोन्स हैं। इवन अडल्ट्स के लिए भी सेम चीज हमारे पास प्ले होती है। इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट, उस टाइम पे आप कोशिश करें कि आप जंक को हाथ ना लगाएं, आप मजीद उस पर एडिक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई हेल्दी अप्रोच लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, आपका दिल करता है कुछ खाने को, हैव फ्रूट्स, हैव ड्राई फ्रूट्स। आप एक वो बाउल बना के रख लें, पास में ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रख लें, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव ऐसा भी होता है ना, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं एडिक्टिव होते हैं, उनको आदत होती है, दे आर हैबिचुअल टू ईट फूड व्हाइल दे आर वाचिंग टीवी, यानी टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और उनको ये एहसास नहीं होता वो कितनी रोटियां खा जाते हैं। क्वांटिटी का, यस एग्जैक्टली, क्वांटिटी का बिल्कुल एहसास नहीं रहता। अगर आपने एक पोर्शन लेना था, आप उसके 3 से 5 पोर्शंस भी चले जाएंगे, आपके 6 पोर्शंस भी हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी ना। आपका माइंड तो किसी और तरफ डाइवर्ट हुआ हुआ है, लेकिन आप देख नहीं रहे कि आप कितने स्पून ले रहे हैं, कितने चम्मच आपने खा लिए, कितना रह गया। तो बेसिकली वो जो हार्मोन्स रिलीज होने का एक लेवल होता है वो जनरेट होते रहता है बार बार। जब आप स्लो ईटिंग करते हैं, आपने सुना होगा खाना आराम से खाना चाहिए, कभी हमारी मदर्स ने भी कहा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते होंगे चबा चबा कर, आराम से चबा चबा के। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि माइंड को सिग्नल जाता है कि बस अभी खत्म हो गया, अभी और खाना नहीं खाना। स्लो ईटिंग करते हैं तो वो सिग्नल जाता है, और जब हम स्लो ईटिंग नहीं करते तो बार बार रिलीज होता है कि वी नीड फूड, वी नीड फूड। अच्छा, अब चलो बात करते हैं हमारे जो बच्चों जो ओबेसिटी का शिकार हैं और बच्चे बहुत ज्यादा जंक खा रहे हैं, द डैमेज हैज बीन डन। अब उसको रोकना कैसे है, हाउ टू कम बैक, उसको वापस कैसे लेके आना है? कुछ सलाह जो है वो हमारे पेरेंट्स को, खासतौर पर खवातीन को जिनके 10-10, 12-12 साल के बच्चे हैं, वो बाकायदा नाराज हो जाते हैं कि मेरा घर का खाना नहीं खाना, मुझे बाहर से मंगवा के दें। फिर वो मजबूरी के तहत मंगवा के देना पड़ता है कि बच्चे ने खाना ही वो है। एक्चुअली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि मेडिसिन इज द ओनली क्योर फॉर एनीथिंग, जबकि क्योर हमारे पास है आपकी डाइट। डाइट बेसिकली परहेज है, आपकी सेहत इंप्रूव करने का एक बेसिक तरीका है। खाने पे हमारी जिंदगी डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली आपको एक असेसमेंट के लिए जाना जरूर चाहिए। आप अपने बच्चे का असेसमेंट करें एवरी 3 मंथ्स कि अगर कहीं पे उसकी ईटिंग हैबिट्स खराब हो रहे हैं, हम उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे कि जो डैमेज इट हैज बीन डन, राइट, अब वहां पे क्या कर सकते हैं कि हम उनका ईटिंग पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चीजें बंद नहीं करेंगे, हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्वांटिटीज कम कर देंगे, उसकी पसंद की चीजें उसको देंगे, फिर एक एक करके निकालेंगे। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट 2 साल में बढ़ा है तो हम 2 महीने में कम नहीं कर सकते। वी विल नीड एग्जैक्टली दैट सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डू दैट। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है, और खासतौर पर जो बच्चों के लिए, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमें पता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं, हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि बहुत सारे शुगरी फूड्स हैं वो हमारे लिए बुरे हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं होता। देयर हैबिचुअल विद द टेस्ट, उनको जो चीज उनके जुबान पर अच्छी लगेगी उन्होंने वो खानी है, और आप उनको उससे रोक नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट सम स्वीट्स जो मीठा बच्चे खाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, शुगर मिठाई बहुत खाते हैं। बिल्कुल होती हैं, बच्चों में भी होती है, फिर एडल्ट्स में भी होती है। स्ट्रेस ईटिंग में बहुत ज्यादा होती है। शुगर हमारे पास बेसिकली, जिस तरह हम बात करें, नशे के तौर पे काम करती है। अगर मैं बहुत एक बेसिक लफ्ज लगाऊं इसके लिए, तो बेसिकली आपको एडिक्ट करती है, आपको उतना ज्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती हैं, आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि मुझे से डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, रिलैक्सेशन फील होती है, आप खुश फील करते हैं। तो बेसिकली यही खुशी आपको तब भी फील होती है जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अच्छी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जब वो चीज वहां से पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस ईटिंग की तरफ इंसान जाता है। अच्छा, ये होता है। अच्छा, सेम थिंग कैन बी रिलीज फ्रॉम द देयर, लेकिन आप उसको यहाँ से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि आप एडिक्टिव हो जाते हैं। जब हमारे कम्युनिकेशन गैप्स बनते हैं, कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती, तो डेफिनेटली हमको एस्केप रास्ता ढूंढते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने का। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद एवरी इंडिविजुअल आउट देयर। आप देखें, कभी भी रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके, कभी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अंदर जाके रात को 11-12 बजे के आप जाएंगे तो वहां पर लड़के लड़कियां अकेले बैठे होते हैं, और वो अकेले बैठकर और अपना फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं, वहां पे खा रहे होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो अकेलेपन का शिकार होते हैं, वो जो तलाश करना चाह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनको मिल नहीं पा रहा होता। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, हेल्दी बैलेंस डाइट में पूरा दिन के हवाले से पोर्शंस बना के खानी चाहिए, वो सुबह दोपहर शाम, खास और बच्चों के लिए? एक्चुअली ये चीज थोड़ी सी किसी की रूटीन पे भी डिपेंड कर सकती है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम एक बैलेंस मील अगर सजेस्ट करें तो इट्स 3 मेजर मील्स और 2 स्नैक्स जनरली, ठीक है। आप नाश्ता बहुत अच्छे से करें, 3 मेजर मील्स प्लस 2 स्नैक्स। अच्छा, प्लस 2। उसमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कोई डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं, बिल्कुल माइनर सा। समटाइम हमें लग रहा होता है कि वी नीड टू ईट समथिंग ड्यू टू हम वो 2 स्नैक्स को समझते हैं 3-4 केक रस और बहुत कुछ, बहुत सारे बिस्किट्स और बहुत सारी चॉकलेट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें यह कि आप नाश्ता नहीं छोड़ें, नाश्ता आप अच्छे से भर के, प्लेट भर के भी खाएंगे तो मैं उसको बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको वो उसमें कांस्टेंट फ्यूल देना है। आपने दोपहर तक काम करना है, आप दोपहर को ना खाएं, आप रात का मील थोड़ा सा कम कर दें। सही। तो वो जो पोर्शन साइज हमने डिफाइन करना है, एक तो बॉडी फिजियोलॉजी पे बहुत डिपेंड करता है,
मेटाबॉलिज्म पे और उसकी नीड क्या है। हम एक पैटर्न सब बॉडीज के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने गूगल पर सर्च किया, आपने खुद से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। हाउ वुड यू नो कि ये आपकी नीड थी? हाँ। आपने असेसमेंट नहीं लिया, आपने नहीं बताया, आपने डॉक्टर से शेयर आपका नहीं किया बॉडी वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, वो एक ही पैटर्न जो है सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं हो सकता। अप्लाई नहीं हो सकता। और मैं ये बात अक्सर पेशेंट्स में भी, अक्सर पेशेंट्स आते हैं और वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि फलां डाइट प्लान फॉलो किया था तो इतना रिड्यूस हो गया वेट। तो फर्स्टली फैट डाइट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कह रहा है कि एक महीने में 10 से 15 किलो कम हो जाएगा, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपकी सेहत खराब कर रहा है। मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग इट विद राइट हियर, कि वो आपकी सेहत खराब कर रहा है। आप एक मसले से निकल के दूसरे मसले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्लो प्रोसेस लेके जाना बहुत जरूरी है। बैलेंस मील के साथ न्यूट्रिएंट्स पूरा करना बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स पूरा करना बहुत जरूरी है। और डाइट में खासतौर बात करें वर्कआउट के हवाले से या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के हवाले से या थोड़ी सी इनफैक्ट वॉक के हवाले से, तो व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू एक्सरसाइज? बेस्ट टाइम इस तरह हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मॉर्निंग वॉक बहुत ज्यादा सजेस्टेबल है, क्योंकि एक तो हमारे पास सनरेज बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। आजकल नहीं, क्योंकि अब स्मोक का ऑब्वियसली हमारे पास एक वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी हम अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर नेचुरली भी देखा जाए तो लोग सुबह को अब नहीं उठते। हम फजर की नमाज के लिए उठे, पहले चहलकदमी होती थी, सब लोग निकलते थे, पार्क्स में जाते, तो एक बहुत एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता था। अब एक उस चीज का लाइफस्टाइल डिस्ट्रैक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉक की बात करूं तो 45 मिनट्स हर इंसान को वॉक करनी ही चाहिए, अदर देन द स्केड्यूल व्हाटएवर द पर्सन इज हैविंग। अच्छा, आपने 45 मिनट्स बताया जी, खाने के बाद या खाने से पहले? ये फिर वही बात आ जाएगी सेल्फ हर एक की इंडिविजुअल असेसमेंट की। और क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज की हम बात करें, उसमें हम लॉन्ग टर्म 45 मिनट 1 आवर वॉक सजेस्ट नहीं कर सकते। जहां उसका डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ रहा है वो ड्रॉप भी हो सकता है। तो हम उसमें चंक्स कहते हैं करें, आप 15 मिनट्स वॉक कर ली, 20 मिनट्स वॉक कर ली, सारे दिन में एक्टिविटी रहेगी। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन अगर हम किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, तो 45 मिनट शाम को भी कर सकता है, मॉर्निंग में भी कर सकता है, जो टाइम उसको सूटेबल। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रोज करनी है। आप 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन छोड़ देंगे और आप कहेंगे रिजल्ट नहीं आए। मैंने पिछले हफ्ते की तो थी वॉक। यस एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज ये भी होती है ना कि आप फॉलो नहीं करते हैं, आपने 2 दिन फॉलो किया, 2 दिन छोड़ दिया, दैट इज नॉट अ कंसिस्टेंसी। जब आप कोई भी चीज 25 डेज तक फॉलो करेंगे, देन वी विल काउंट एज अ कंसिस्टेंसी। अच्छा डॉक्टर महा, मुझे ये भी बताइएगा कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैंने आज वॉक किया तो आज तो मैं वॉक करके आया हूँ, खाना तो जरा 3-4 रोटियां तो दो देसी घी लगा के। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और ये चीजें बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हुए हैं। आपने वॉक किया हेल्दी रहने के लिए, आप उसे आके डबल फ्यूल खुद को दे देंगे तो जो वॉक की थी वो कहाँ जाएगी बेचारी? अब उस 45 मिनट वॉक का हम क्या करेंगे? बेसिकली जब भी आपने वेट रिड्यूस करना है, कैलोरी डेफिसिट होना जरूरी है। समटाइम मैं ये भी बात करती हूँ कि कैलोरीज हम उतना काउंट नहीं करें, न्यूट्रिएंट काउंट करें, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। बट समवेयर इफ वेट इज कंसर्न तो हम उसको कैलोरी डेफिसिट पे भी लेकर। अच्छा, वेट कम करने का फॉर्मूला क्या है? ये भी थोड़ा फॉर्मूला बता दीजिए और किस तरीके से हमने उसको लेके चलना है, डाइट और प्लस थोड़ा सा वर्कआउट, और किस तरह से उसको मैनेज करना है। देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो ऑब्जर्व किया है, जितनी आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, जितना आपका स्ट्रेस लेवल नहीं होगा बॉडी में, आपका वेट उतनी जल्दी मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास पेशेंट जो आता है वो उसका कंसर्न होता है वेट कम करा दें, जबकि मेरा कंसर्न होता है मैं सेहत ठीक करूंगी, वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक थिंग। पहले आप अपने इश्यूज एड्रेस करें। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है, कोई डिजीज चल रही है, LFT में प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले हम वो चीजें ठीक करेंगे। ठीक है, डॉक्टर महा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी ही सेहत हासिल गुफ्तगू रही है। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ उन्होंने बताया आप उसको फॉलो भी करेंगे, खासतौर पर मैं बच्चों के लिए उसको फॉलो करेंगे, ताकि आपके बच्चे जो हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकल कर, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज रहे नहीं, वो है ही नहीं, वो जरा भी नहीं है, वो मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं या वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी कि बच्चों को जो है वो आप गाइड करें डाइट के हवाले से, किस तरीके से खाना पीना है उसके हवाले से। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट शराज भट्ट आपको खुशामदीद कहता है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमने सेहत पे बात की, हमने ताजरों के टैक्स अदा करने के हवाले से भी गुफ्तगू की, और इसके साथ साथ ताजिर दोस्त स्कीम के ऊपर हमने एक्सक्लूसिवली बात की और उसके कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है, इस पर भी बात की। अब थोड़ी गुफ्तगू करेंगे हम शहर की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से भी। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनका तारुफ पहले आपको करवा देता हूं, उसके बाद उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव दिस गेस्ट इन आवर स्टूडियो, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक तारिक महबूब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जो कि SSP ऑपरेशन फैसलाबाद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
उनके साथ साथ हमारे साथ तैयब मकबूल साहब मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के। थैंक यू सो मच तैयब फॉर ज्वाइनिंग बोथ ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें और फैसलाबाद आपकी पोस्टिंग रिसेंटली है उसके हवाले से बात करें। सो हाउ यू आर फाइंडिंग फैसलाबाद सो फार? कैसा लगा आपको फैसलाबाद स्मोक से हटके? स्मोक तो इज द इशू ऑफ होल कंट्री लाइक नाउ। फैसलाबाद जैसा आप जानते हैं कि 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान है और जो जेन्युइन कल्चर है पंजाब का वो आपको यहाँ देखने में मिलता है। एग्जैक्टली। और वर्सटाइल है, आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड मिलेगा, इंडस्ट्रियल मिलेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वेल डिजर्व्ड सिटी है टू बी अ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ द पाकिस्तान। इससे पहले आप कहाँ कौन से शहर में रहे हैं? इससे पहले मैं लाहौर में था, मैं AIG मॉनिटरिंग था। उससे पहले मैं DPO जंग था। उससे पहले मैं रावलपिंडी में था। तो ज़्यादा पंजाब में वक्त गुजरा? हाँ, मेरा ज़्यादातर सर्विस रावलपिंडी, इस्लामाबाद, देन अटक में कुछ टाइम मेरा गुजरा है, फिर जंग में है, फिर मुल्तान में है, विहाड़ी में है और पाकपतन। और आपका होम टाउन कौन सा? मेरा होम टाउन बेसिकली साहिवाल है। साहिवाल। फैसलाबाद क्लोज टू फैसलाबाद? क्लोज टू फैसलाबाद। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये सब मुझे बताइएगा, अगर हम बात करते हैं इनकी पोस्टिंग के वाले से तारिक साहब की, तो कैसी सर्विसेज नजर आ रही हैं और आपको क्या लगता है कौन कौन से चैलेंजेस इनको फेस करना पड़ेंगे फैसलाबाद में? शुक्रिया शिराज। देखें, अब इनको कुछ दिन हो गए, 2-3 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं, इनको आइडिया तो हो ही गया होगा क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ओवरऑल पंजाब में बना हुआ है वो है स्ट्रीट क्राइम। अच्छा, हमारा स्ट्रीट क्राइम बहुत रिड्यूस हो सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जितने भी ऑफिसर्स हमारे प्रोग्राम में आए हैं, जिनसे हमारी डेली बेसिस पे मुलाकात होती है, उनको एक ही हम तजवीज़ देते हैं, ख़ासतौर पर मैं देता हूँ, लेकिन उसको शायद बॉदर नहीं करते या उस पर अमल दरामद मुश्किल है। हमारा शिराज इंडस्ट्रियल सिटी है और आप खुद कामर्स की बीट भी करते हैं, आप इंडस्ट्रियल से मुलाकात भी आपकी होती है। 60% हमारे लेबर आउट ऑफ सिटी से यहाँ पे है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पुलिस के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब जो मिल ऑनर्स हैं उनको आई थिंक ये होता होगा कि हमने अगर तमाम मुलाजमी रजिस्टर्ड करवा लिए, हमें कुछ शायद सोशल सिक्योरिटी में कहीं पे कुछ इश्यूज बनेंगे। उसका नुकसान ये होता है क्रिमिनल लोग भी यहाँ पर रहीम यार खान से आ गए, मुल्तान सराउंडिंग से यहाँ पे आ गए, बकर से आ गए, यहाँ पे वो दिन के वक्त फैक्ट्री में नौकरी करते, रात को वहीं पर सोए, आराम से निकले, 2-4 वारदातें की और वापस। अगर हमारी तमाम फैक्ट्री की लेबर रजिस्टर्ड हो जाए, आप यकीन करें हमारा बहुत रिड्यूस हो जाएगा स्ट्रीट क्राइम, खासतौर पे स्नैचिंग। क्योंकि अब गैंग्स देखें, उसमें एक शेखुपुरे का, एक टोबे का, एक फैसलाबाद का है। इस तरह कोई एक छोटे मोटे जगह में पकड़ा गया, जेल गया, वहां पे दूसरे इलाकों के लोग मिले, उन्होंने कहा यार तुम क्या ये पर्स निकाल रहे हो, जेब तलाशी कर रहे हो, छोड़ो, 2 वारदातें करते हैं हम स्नैचिंग की, शाम को 1 लाख मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेबर जो है ना उसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, टेनेंट एक्ट पे अमल दरामद बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ से लोग किराए पे घर लिए आके, अगर मैं ऑनर हूँ, मुझे लालच है कि चलो यार ज्यादा पैसे दे रहे हैं, मैंने पूछना भी नहीं, मेरा फर्ज करते क्या है, मेरा फर्ज बनता है कि उसका ID कार्ड सबसे पहले, अब तो एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आप विदिन सेकंड्स चेक कर सकते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल है, इसका रिकॉर्ड है या नहीं। तो इस तरह के स्नैचिंग वाले खास स्ट्रीट क्राइम, उसके चैलेंजेस इनको आएंगे। हमारी फोर्स के पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है। फ्यूल 5 लीटर पर डे एक गाड़ी को मिलता है, जबकि उसकी एवरेज ही इतनी है पर लीटर में 5 किलोमीटर। तो वो बेचारे अभी कचहरी से वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, उनका फ्यूल खत्म हो जाता है। हर ऑफिसर को सरकारी कोठी अलाट है, निचली फोर्स बेचारी हमारी 60% से ज्यादा ऐसी है, ना आबाई घर ना जाती घर, किराए के घर पे, सरकारी घर कोई नहीं। 240 ओनली 40 का अलाउंस है ना 240 या 245 टोटल क्वार्टर पुलिस के पास अपने जाती हैं। घर का अलाउंस भी तो मिलता है कुछ? अरे वो मिलता है, वो तो देखिए अलाउंस वेलफेयर ये चीजें तो बड़ा लंबा टॉपिक है कि क्या हालात है। बाकी सीधा SSP साहब से ही बात करें, वो हमारी तो नहीं है, हमारा इसलिए जिस तरह से तैयब साहब ने बताया कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हमें अपनाना होंगे जस्ट टू रिड्यूस द रेट ऑफ द क्राइम। मैं इस पे अर्ज करता हूँ, बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल बजा है, क्योंकि ये सिटी इंडस्ट्रियल सिटी है और यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकली भी और बाहर से जो आके लेबर और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं काम करते हैं, दैट्स वेरी वेरी अ गुड आइडिया। इस पे हमने एक कोशिश की पिछले दिनों, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आपके यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं
उसमें अगर हम पूरा वर्कआउट करें तो बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत बड़ी भी हैं, और छोटे छोटे यूनिट्स भी लोगों के बहुत हैं। सही। तो इनका आइडिया बिल्कुल वेरी वेल टेकन है जी। मैं इसके ऊपर पूरा कोशिश करूंगा, जहां तक मेरे प्रीडिसेसर्स ने काम किया है उससे आगे इसको टो करेंगे। दूसरा, जहां तक वसाइल का ताल्लुक है, बिलाशुबा पुलिस के पास उस लेवल के वसाइल नहीं है, लेकिन रिसेंट तकरीबन आप देख लें 2 साल में आपको वेलफेयर के अंदर हमारे रेजिडेंशियल प्लेसेस में, उसके अलावा गाड़ियां देखें आप तमाम पुलिस स्टेशंस की और तमाम दूसरे ऑफिसर्स की, उसके अलावा जो हमारे वेलफेयर के अदर इश्यूज हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, हमारे शादियां हैं, जहेज फंड्स हैं, शुहदा फंड्स हैं, उन सब में बड़ा कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है। खास तौर पे डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब से आईजी पंजाब आए हैं, वो आप सबको पता है डायनामिक शख्सियत हैं, और उन्होंने अपनी उस विजन को अमली जामा पहनाया है। एग्जैक्टली। क्यों? बाकी देखें, बड़ी फोर्स है आपके पास, कोई 8,500 के करीब इस वक्त स्ट्रेंथ है आपकी फैसलाबाद की। हर आदमी को तो आप घर नहीं दे पाएंगे, उसका एक पैटर्न है किसको किस स्टेज पे जाके सरकारी तौर पर रिहाइश मिलनी। बाकी पुलिस लाइंस में हमारे पास फैसिलिटीज़ है, बट आपको पता है हमारी जो तनख्वाहें हैं हमारे जो, वो उस लेवल की नहीं है कि वो डेली बेसिस पे 2 घर चला सकें, या लाइंस के अंदर उनके लिए फैसिलिटी तो मौजूद है, बट उनकी जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड है। थानों में भी जगह मौजूद है, लेकिन उनकी ड्यूटी इस तरह की है कि वो कंटिन्यूसली आपको, जैसे होम लाइक सिचुएशन नहीं है, वी आर एम्प्लॉइज ऑफ द 24 आवर्स बेसिकली। तो वो उस तरफ हमारी सीनियर कमांड का बिल्कुल वजन है। हम हमारी सोसाइटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे जो अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, हमारे तमाम हमारे अफसर हैं, उनको भी ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ और दीगर फैसिलिटीज़ की तरफ बिल्कुल हमारे जो टॉप कमांड है वो उस तरफ जा रही है। अच्छा, तारिक साहब ये भी बताइएगा कि पुलिस टुवर्ड्स द पुलिस, मैं अब आपको ओपनली बात करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर शहरियों के हवाले से बात करें तो शहरियों में दे हैव अ नेचुरल डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द पुलिस, क्योंकि उनको पता है कि वी डोंट लाइक अथॉरिटीज ओवर अस, हमें अथॉरिटेटिव एक बिहेवियर पसंद नहीं है। इस वजह से एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि लोगों को पुलिस जो है वो पसंद इसलिए नहीं होती कि दे हैव द अथॉरिटी ओवर देम। तो ये मेरे ख्याल में लोगों की भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि आप कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते हैं पुलिस के साथ। जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सो वी विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि कहां पर जो है लूप होल्स हैं और कहां पे हमने लॉ एनफोर्समेंट के अंदर जो है बेहतरी लेके आनी। मैं उसमें बताऊंगा चंद इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, हमारा कंपटीशन जो है ना, वो आप यूं समझ लें कि वी हैव 2 पार्टीज ऑलवेज, एक कंप्लेनेंट होगा, एक रिस्पॉन्डर होगा। अब पुलिस अफसर ने जो डिसाइड करना है उसको किसी एक तरफ जाना है, सो हमारा कंपटीशन 50% से ऊपर जाता ही नहीं है। मकसद या हम इस साइड को राजी करेंगे या इसको करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केस। फिर हमारा जो सोसाइटी का कह लें या कल्चर कह लें या ट्रेंड कह लें, मिसाल के तौर पे आपका झगड़ा हुआ है, आपके साथ 2 आदमियों ने झगड़ा किया है, तो आपकी नेचुरल एक हमारी सोसाइटी की इंटेंशन होगी कि हम 2 बंदे फालतू लिखवा दें। अब आपने स्टार्ट ले लिया 1 रॉन्ग स्टेप, पुलिस अफसर ने उसको एंट्री कर ली, FIR में कन्वर्जन हो गई। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है और 2 बंदे मिसाल के तौर पे हैं ही लाहौर में इस वक्त, उनकी डिजिटल एविडेंस आ जाती है, कहीं पे उसकी CDR आ जाती है, कहीं पे उनका किसी CCTV में आ जाते हैं, या कोई और एविडेंस आती है, तो पुलिस को वो बेगुनाह करने हैं। सो आपको उस कंप्लेनेंट की बात जो है वो नाराज हो गया आपसे, आपको पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा, ये कहेगा जी मेरे 2 बंदे छोड़ दिए। अब इस तरफ आ जाएं तो वो 50% जो ठीक है, शुक्र है मेरे 2 नहीं थे जो वो मेरे बेगुनाह हो गए। सो हमारा कंपटीशन जो है ना, वो 50% हमारी थ्रेशोल्ड लाइन है। फिर भी आप देखें, आप अभी जिस तरीके से पुलिस ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, खास तौर पे आप देखें हमारे 737 पुलिस स्टेशन हैं पूरे पंजाब के। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने तमाम को SIPs में कन्वर्ट कर दिया है। अब SIPs का है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस। आप किसी भी थाने में चले जाएं, अभी यहां से उठें, आपके पास मिलर टाउन है, सरगोदा रोड है, जाएंगे आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा बिल्कुल इसी तरह। आप एंटर होंगे, आपको गाइड कांस्टेबल मिलेगा, आपको अच्छा बैठने की जगह मिलेगी, आपको क्यूमेटिक मशीन मिलेगी, आपको क्यू में नहीं लगेंगे, आपको फ्रंट डेस्क पे बड़ा अच्छा स्टाफ मिलेगा, आपकी बात को सुनेगा और आगे गाइड करेगा। और एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमारा बैठा होता है अगर कोई ऐसे लोग आते हैं। सो मच सो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंसेस, चूँकि जो इंटरेक्शन
पब्लिक का पुलिस के साथ है, ये 3-4 चीज़ों में होता है। क्राइम, उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेक्टेड, जिसे कहते हैं कि जो भी 18 साल से जा रहा है उसको रोड पे आना है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। फिर उसके बाद जो अदर हेल्प्स है हमारी, मसलन आप देखें कि पुलिस का जो सिस्टम है, कल परसों एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, आपने कवर भी किसी ने की होगी, पीपल कॉल द पुलिस। हालांकि पुलिस अफसर ने वहां पे कुछ नहीं करना, इंस्टेड कि उसने बुलाना है हमारे फायर ब्रिगेड्स को या दूसरे बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स और व्हाटएवर। अब ट्रेन से एक बच्चा गिर गया, वी कॉल द पुलिस। वापडा या किसी और महकमे की वजह से रोड ब्लॉक हो गया, वी कॉल द पुलिस। सो मच सो कि आपका इंटरेक्शन विद द पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी में इस लेवल का है कि आपको रिक्शे वाला अगर आप जा रहे हैं और आपसे किराए का भी तकाजा है, यू कॉल 15। मकसद है कि जब आपकी जरूरत इस डिपार्टमेंट की इस लेवल की है, तो अब रिसेंट पास्ट में आप देखें कि हमारे थाना कल्चर में आपको ड्रास्टिकली चेंज मिलेगी। वो पुराने, आप किसी थाने में जाएं, मतलब मैं आई कैन श्योरली से फ्रॉम होल ऑफ द पंजाब, मैं टॉकिंग अबाउट द पंजाब, 737 पुलिस स्टेशन है, किसी भी थाने में जाएंगे यू फाइंड द सेम चीजें। यानी ये हमारे सिप्स के प्रोटोकॉल्स हैं। देन आप जाएंगे तो आपको एक अगला जो इशू है पुलिस का, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट, जो पर्चा नहीं दर्ज होता। आपको हर थाने में एक बोर्ड नजर आएगा जिसके ऊपर डिफरेंट क्राइम्स के ऊपर जो टाइम लाइन है कि इस क्राइम ने कितने टाइम में रजिस्टर होना है, वो उसमें तहरीर है। अच्छा, आप किसी भी थाने में चले जाएं, यू फाइंड इट, वो बकायदा लिखा होगा जी कि अगर आपकी चोरी डकैती है तो 24 आवर्स है आपका मॉनिटरिंग का, यानी आपके मॉनिटरी फंड्स का या आपके 499F का, जो ज़्यादा लोगों के इश्यूज होते हैं, लेन देन के मामला हैं, चेक डिसऑनर्स हैं, जो ताजर बरादरी का ज़्यादा इंटरेक्शन इस मामले में होता है, लड़ाई झगड़े तो बहुत कम होते हैं, तो आपको वो सारी की सारी टाइमलाइंस मिलेंगी। वो टाइमलाइंस मिलेगी और उनका पता होना चाहिए हर शहरी को। वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप चलाइएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से एक घर के अंदर फर्स्ट एड, जिसको किसी एक शख्स को पता होना चाहिए, किसी एक फैमिली मेंबर को पता नहीं फर्स्ट एड कैसे देना, उसी तरह एक शख्स को यह भी पता होना चाहिए कि कवानीन क्या है। वो उठा के, जिस तरह से आपने बताया कि वो उठा के फोन कर दिया जी वो मेरे वापडा का मसला हुआ तो पुलिस को फोन कर दिया, तो ये बड़ा जानना जरूरी है। उसमें मैं एक आपको सॉरी तो कट ऐड करूंगा, इसमें जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के साथ हमारे एक लेजेंडरी ऑफिसर है ऐसे यूनुस साहब, ये उनका जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है, उनका विजन है, वो सेफ सिटी के एमडी हैं आजकल। आपका सेफ सिटी भी अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है। एग्जैक्टली। मकसद कहने का ये है कि जब सेफ सिटी आपका फाल हो जाएगा, आपकी पुलिस को फैसिलिटेशंस और आ जाएंगी, थाने आपके सिप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए, अब 15 पे कॉल करेंगे ना, अब आपको जो अटेंड करेगा ऑपरेटर, वो यहाँ हमारे पास नहीं बैठा हुआ, वो लाहौर बैठा हुआ है। उसको नहीं पता कि क्या है, वो आपको जियो टैग करेगा, फलां जगह पे आप खड़े हैं। अब उसमें अगला अपने वर्जन क्या कर दिया है कि वो आगे पुलिस अफसर जो ड्यूटी पर है, हमारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हैं, उसके साथ वो कॉन्फ्रेंस कॉल कराएगा आपको। नहीं, अब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, यानी वो होल्ड है, जिस जो विक्टिम है, जो कॉलर है वो होल्ड है, और आगे जो रिस्पॉन्डर है उसके साथ करेगा जी फलां जगह पे है, मेरा ये इशू हो गया। ये भी बड़ी जबरदस्त चेंजिंग आ रही है, मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपका होस्ट फिराज वाड़ा को खुशामदीद कहता है। हमारे साथ तैयब मकबूल मौजूद हैं, उनके साथ साथ मलिक तारिक महबूब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जो एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद हैं। तैयब साहब, मैं आपसे भी गुफ्तगू करना चाहूंगा, एक नेगेटिव जो पिक्चर पेंट की जा रही है पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे शोबिज में हमारा खासतौर पर देखें तो हमें मुख्तलिफ ड्रामों में नजर आता है पुलिस का बड़ा नेगेटिव रोल दिखा देंगे, जो रिश्वत भी ले रही है, गलत फैसले भी कर रही है, और कोर्ट कचहरी के अंदर लोग जा रहे हैं और भुगत रहे हैं कोर्ट कचहरी जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस ऑफ द पुलिस। तो एक इस नेगेटिव पहलू को चेंज करने के लिए, दूसरा हमारे यहाँ किसी के साथ भी कोई इशू होता है, वो सबसे पहले थाने जाने के बजाय वो किसी न किसी बंदे को अप्रोच करता है, थाने में कोई जानने वाला है। तो ये कल्चर कब चेंज होगा, ये लोगों की अवेयरनेस, ये आगाही कब होगी कि भाई थाने में जाएं, आपकी सुनेंगे वो। शिराज, देखें जिस तरह एसपी साहब ने बताया कि सीप स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हमारे 44 हैं, और मुझे याद है मोहम्मद अली ज़िया साहब थे उस वक्त CPO, जब ये फंड आया, हमारे कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पे 2.9 मिलियन 29 लाख लगाए, कुछ पे 2.5 मिलियन 25 लाख लगाए, ओवरऑल 12.5 करोड़ के लगभग फंड्स थे। आप देखें, अब वहाँ पे मुझे याद है पीपल्स कॉलोनी जब पुलिस स्टेशन बना, एक बारात रुक गई वहाँ पे, हैरान हुए, बारात बाहर से आई थी, यार ये क्या फैसला बात, पुलिस स्टेशन है,
यकीन करें दूल्हा दुल्हन को वो लेके वहाँ पे गए, SHO को रिक्वेस्ट की हमें फ़ोटो शूट करना है, उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोटो शूट किया। अच्छा, अब ये वहाँ पे माहौल है। ये कौन सा थाना था? पीपल्स कॉलोनी। पीपल्स कॉलोनी। लेकिन आप फैसलाबाद के किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आपको बेहतरीन किस्म का वेटिंग एरिया मिलेगा, बेहतरीन आपको सोफा सेट मिलेगा, आप वहाँ बैठ के वेट करेंगे, आप खुद हैरान होंगे, क्योंकि आप बीच से मुतलका नहीं है, आप कभी जाएंगे आप खुद यू विल सरप्राइज के यार अब वाकई माहौल चेंज हो गया है। इशू जो नेगेटिविटी का है उसमें दोनों जो स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है। हमारे जेन में ये अब मुझे एक दोस्त की कॉल आई लास्ट वीक की बात, फलां जगह मेरा काम है, मैंने कहा अच्छा मैं कहता हूँ आईओ को चले जाओ, कहता नहीं मुझे वहाँ बंदा बताया जो मुझसे डील करेगा पैसे देने। मैंने कहा यार जब उसने तुम्हारा काम, कहता नहीं सर पैसे के बगैर कैसे काम करेंगे। मैंने कहा भाई तुम्हारा काम वैसे ही होने वाला है, अच्छा जो काम नहीं होने वाला वो तुम पैसे दे करवाओगे, जुल्म करोगे उसके साथ भी अपने साथ भी, तो तुम्हारा मेरिट पे वैसे हो जाना है। उसने मेरी फाइल छोड़ के किसी और को अप्रोच किया, मैंने कहा पैसे नहीं लगने। लोगों का ज़हन बन चुका है कि पैसे देंगे तो काम होगा, ये ऐसा नहीं है, अब बहुत चेंजिंग है। अच्छा दूसरा जो स्टेक होल्डर पुलिस डिपार्टमेंट, परसों रात को एक पुलिस स्टेशन में एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने 365B का 376 का मुलजम था, उसको हवाला से बाहर निकाला, अपना एक और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का कार्य खास थाने में उससे रखा हुआ कई साल से, उसके नंबर से मुलजम से घर कार करवाई, फौरी पहुंचे रात के 10:30 बजे का टाइम। वो परेशान हो गए, पैनिक हो गई क्या हुआ, पहुंचे, कहता है मुझे इतने पैसे दें, हमने उसको PFS से जाना है। अच्छा। इस तरह के लोग भी पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं। इवन मैं खुद वहां पे चला गया, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, कहता जी हमने पहले से जाना। फिर मैं कहा यार तुम ना जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने जाना है। मुझे बाद में पता चला कि वो पुलिस मुलाजम ही नहीं है, वो किसी और डिपार्टमेंट का साथ रखा है। इस तरह के लोग हैं, लोग पहले ही नेगेटिविटी देखने चाहते हैं। अब ये पूरा महीना कम्युनिटी पॉलिसिंग करेंगे, बेचारे सारा कुछ करेंगे। एक इस तरह का जो वाक़या है, और वो जाके उसने सारे मोहल्ले में बताया, उन्होंने रात को पुलिस की कॉल आई, यार पैसे मांग रहे थे यार ये वो, ये थोड़ा सी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का फंड भी अब मिल रहा है, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, मेरा ख्याल मर्डर में आई थिंक 20,000 मिल रहा है, आपने वो की है, आपको 20,000 मिलेगा मर्डर का, आपकी कास्ट है, इन्वेस्टिगेशन कास्ट है। इसी तरह कल मैं SSP साहब के पास बैठा था, मैंने पहले ऑफिसर वो भी देखे हैं, उनके पास कोई बुकला हज़रात, कोई प्रेशर ग्रुप, मीडिया का ग्रुप कोई भी चला गया, जी ये इशू है डिस्मिस करें निकालें, इन्होंने उसकी पूरा डिफाइन किया कि यार इसका ये इशू फैमिली मैटर है, डिपार्टमेंट का मैटर नहीं। ऑफिसर्स को निचली फोर्स को इत्मीनान देने की जरूरत है। हो क्या रहा है, एक आपको गलत किस्म की टिकटॉक चल गई, कोई वीडियो रात ऐसे ही हुआ, एक वार्डन को मारा कुछ लोगों ने, वो भाग गए, जब दीगर वार्डन एक काबू आ गया, उसने गुस्से में 2 चार उसको भी लगा दी और वो उसकी वीडियो बन गई। जी उसकी वीडियो बन गई, सारे मीडिया ने चलाई। देखें ये चीज़ें हैं, ऑफिसर्स को उसको फोर्स सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उसको इंक्वायरी करें, उसके बाद गिल्टी है फिर जो मर्जी करें। निचली फोर्स को इत्मीनान देने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि हम आपके साथ हैं, जितना मर्जी उनको ओन करें ना, यस ओन करें, जितना मर्जी को वीडियो चल जाए, एटलीस्ट इंक्वायरी करें। इनके पुलिस रूल्स भी यही कहते हैं, 1973 के सर्विस रूल्स भी यही कहते हैं, इंक्वायरी करें, शोकाज दें, उसके बाद जो करना। इवन के आप ये देखें तारिक साहब कि हर फील्ड के अंदर काली भेड़ें मौजूद होती हैं, बट यू कैन नॉट पेंट समवन विद अ सर्टेन ब्रश कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो गलत है, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 पर्सन। तो मेरे ख्याल में उन लोगों की ये ना माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। तो इस हवाले से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर लोगों को, पब्लिक को एंगेज किया जा सके, ये पुलिस का जो एक बना हुआ है ना नेगेटिव इम्पैक्ट बना हुआ माइंड के अंदर, उसको चेंज करने की जरूरत है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, मैं तैयब सर की बात को सेकंड करता हूँ। हमारा जैसे मुआशरा है ना, पुलिस मुआशरे का ही फेस है। आई एग्री, क्योंकि आपको एक स्ट्रीट में, एक मोहल्ले में, एक गांव में आपको रिक्वायर्ड है उसकी हेल्प टू कर्ब द क्राइम, टू कर्ब द नारकोटिक्स, टू कर्ब द सोशल इवल्स वगैरह। क्योंकि इंफॉर्मेशन जरूर आ रही है, बट उस लेवल की लोगों की हमारे साथ जो एक रेपो है वो डेवलप नहीं हो रही। उस सिलसिले में मैं और CPO साहब और हम CTO साहब तीनों लास्ट वीक में जो आपने बात की, हम चेंबर ऑफ कॉमर्स में गए, तमाम पंजाब में, आज से पंजाब के ऑर्डर पे हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया। क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो आपको पता है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इस मुल्क की इकॉनमी में, किसी भी मुल्क की इकॉनमी में।
ताजर को अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, सेफ एनवायरनमेंट देंगे, सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, तो वो आपकी मुल्क की तरक्की में नुमायां किरदार अदा करेगा। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, जैसे ताजर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी लेबर क्लास है, हमारे रेडीबान एवन, जो माशरे में जो रोल प्ले कर रहा है, उन सबको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। इंटरनली आपको वो सिर्फ पुलिस से मिलती है। हम इंटरेक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पे एक अंजुमन ताजरान का कोई सदर है तो अपने इलाके की, अपने जितने भी उसकी कम्युनिटी है, हमारा उससे इंटरेक्शन होता है, तो वो हमारे साथ उसका राब्ता, फिर तमाम लोग उस पर एतबार करते हैं कि ये हमारा सदर है और इसकी पुलिस अफसर के साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारा इशू ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लाइजन मजबूत लाइजन हो जाएगा। इसके ऊपर हमने बाकायदा सेशंस भी किए हैं, अभी इन फ्यूचर हम करेंगे भी सही, जैसे हम ठीकरी पैरा भी कर रहे हैं। पूरे आपके जो देहाती इलाके हैं फैसलाबाद के 44 पुलिस स्टेशन हैं, आपके जो अर्बन 3 डिवीजन छोड़ के 2 आपके रूरल हैं, उसमें अभी जैसे सर्दियां आएंगी, जैसे धुंध आ गई, जैसे स्मोक आ गई, रात को चांसेस बढ़ जाते हैं क्राइम के, क्योंकि विजिबिलिटी का इशू होता है, पुलिस अफसर की मूवमेंट का, पेट्रोलिंग का जो लिमिटेड हो जाती है, तो वहां पे हमने ठीकरी पैरा को एस्टेब्लिश किया है। अब वो कम्युनिटी हमें इन्फॉर्म करेगी कि हमारे गांव में ठीक है जी, इतने बजे पुलिस गायब हो गए, हम चेक भी करते हैं। लेकिन आपकी बात में बिल्कुल सही है, हम करते भी हैं, हमारे अफसरान जाते भी हैं। हमारा जो एक मेन गोल हम जो समझ रहे हैं ना, हम जो यूथ है ना, आपके एक स्कूल और कॉलेजेस, यहां पे मेहनत करने की जरूरत है। पुलिस अफसर की इंटरेक्शन उनके साथ इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में कि वो आपके फ्यूचर लीडर्स हैं, वो आपका फ्यूचर है। पॉजिटिव इमेज अगर आपके स्कूल कॉलेज में पुलिस अफसर का चला जाता है, उसको लॉ अबाइडेंस का पता चल जाता है, तो वो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो जाके लॉ बिल्कुल ये इसी तरह से है कि फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में फिर पुलिस को गाइड भी कर रहे होते हैं कि इस इलाके में ये हो रहा है, इस इलाके में फेवर ऑफ द पुलिस, बजाय इसके कि वो इसके एडवर्स जाएं या अगेंस्ट जाएं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ विराजमान हैं मलिक तारिक महबूब साहब, SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद। हम ब्रेक पे जाने से पहले बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे थे, और वो बात ये थी कि हमने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो हमारे यंग जनरेशन है उनको किस तरीके से लूप में लेना है, सो दे कैन गो इनटू द डिफेंस साइड ऑफ द पुलिस, और उनको पता हो कि पुलिस इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। या हमें यही सिखाया जाता है, हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके की है, हमारे पेरेंट्स की तरफ से समझ ले अनफॉर्चुनेटली कि पुलिस का एक जो एक इमेज है ना, वो बड़ा नेगेटिव करके बताया जाता है कि हम चोर से जितना डर रहे होते हैं उतना ही हम पुलिस से डर रहे होते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में चेंज करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को तालीमी इदारों के साथ अपने लाइजन को मजबूत करना होगा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इस पे मैं आपको बताऊंगा जी, आपको जो नॉलेज में होगा कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नारकोटिक्स की जो ट्रेंड है वो बहुत डेंजरसली बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ता है। फिर आप देखें कि बच्चों को असातिज़ा तो बिल्कुल अपनी जो सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमारे जो कल का है, हमारा जो फ्यूचर है, उनको आपके जो इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, प्लस उनके जो रिलेटेड इदारे हैं, पुलिस है, उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि मोस्टली उनका इंटरेक्शन पुलिस के साथ और इन बाकी इदारों के साथ होता है। अभी रिसेंट पास्ट में देखें कि एक इशू था जो किसी एक निजी कॉलेज के साथ, और उसमें एकदम से वेव आई पूरे पंजाब के अंदर और बच्चों ने एजिटेशन किया। अब हमने फैसलाबाद में क्या किया कि उनके जो एडमिन्स बने हुए थे उस ग्रुप में, जो बड़ी स्पीड से बढ़ना शुरू हो गया, हमने एडमिन्स के और उनके पेरेंट्स को बुला के कही ये इसमें ऐसे फैक्ट नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जब क्लैरिफाई कर दिया है कि ये इट्स अ फेक न्यूज़, और वो फैमिली मेंबर्स ने भी बता दिया, तो उसको बच्चों ने अंडरस्टैंड किया। तो उससे फील होता है कि देयर इज अ टेंडेंसी मंशियात के खिलाफ, जराइम के खिलाफ। अगर मैंने ये प्लान किया हुआ है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी और कॉलेजेस में भी मैंने प्लान किया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे, एक सेमिनार करेंगे, राइट, पुलिस का एक अच्छा कल्चर भी देंगे, क्योंकि ऑन गोइंग हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, शायद आपके नॉलेज में हो, मैं आपको बताना चाहूँगा।
ये भी हमारे आईजी साहब पंजाब का एक इनिशिएटिव है, पिछले कुछ 2 साल से चल रहा है, पौने 2 साल से। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस, यस, और पुलिस वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स ऑफ पुलिस एंड फ्रेंड्स ऑफ पुलिस। हमने यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के लोगों को, बच्चों को 1 वीक 2 वीक्स की इंटर्नशिप्स करवाई, उनको रजिस्टर किया है। पूरे पंजाब में हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। आप उसके कई बैचेस चल चुके हैं, 40-50 बच्चों का एक बैच है, वो आपको मिलता है। फिर समर कैंप्स हमने लगाए अपनी पुलिस लाइंस में, अपने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पुलिस के अपने स्कूल्स हैं, समर कैंप्स लगाए बच्चों के। फिर हमने जो फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया, हमने कॉलेजेस को, हमने टीचर्स को, हमने स्टूडेंट्स को, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के ऊपर किया। मैंने तो खैर जंग में एक कॉफ़ी विद द स्टूडेंट्स भी किया था। अच्छा, यस, तो आपको मिलेगा बच्चों के साथ। देखें, वो आपका कल है, वो जो 20, 40, 50 बच्चे आपको आएंगे, उन्होंने सबको बताना है। हाँ, एग्जैक्टली। मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी जाके किया, जो जहांगीर यूनिवर्सिटी है। वो इम्पैक्ट जो है ना सोसाइटी की, जो नजर है टुवर्ड्स द पुलिस, पॉजिटिवनेस का, सबसे इफेक्टिव है। लेट्स डू इट। मैं आपको इस चीज की श्योरिटी इसमें हमें हमारे साथ दीजिए, मेरा मीडिया आपका प्लान है साथ पूरा। देगा, हम आपके साथ खड़े हैं, जाएंगे, इकट्ठे वी जाएंगे। विल डू इट टुगेदर जस्ट टू मोल्ड दैट ओपिनियन। उस ओपिनियन को मोल्ड करने की जरूरत है जो एक बड़ा गलत तरीके से फैलता चला जा रहा है। ना उस्ताजा, ना पेरेंट्स, ना फ्रेंड्स में, ना कोई रिलेटिव्स में, कोई बच्चों को बताने वाला नहीं है। अपनी मदद आपके तहत वो चीजें जो देखते हैं, उनको जिस तरह चीजें नजर आती हैं, वो उस तरीके से रिसीव करते हैं और उसके ऊपर ओपिनियन बना लेते हैं। तो इसको मैं हमें तब्दील करूँ। जी 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 जी। आप सेमिनार करेंगे, आप एंगेज करेंगे उस्तादा को, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एंगेज करेंगे, तुलबा को एंगेज करेंगे। जब वही तालिब इल्म बाइक पे शाम को निकल के, यूनिवर्सिटी छुट्टी होती, कॉलेज की छुट्टी होती है, जब जा रहा होगा किसी भी रोड पे, वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन का नाका होगा, इधर आए बड़ी ज़बरदस्ती लाइसेंस बनाएं, उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, वो बाइक बंद कर देंगे, जब तक पैसे नहीं लेके आएंगे तब तक बाइक नहीं मिलेगी। तो आपका सारा किया धरा खत्म नहीं हो जाएगा। वो फिर क्या करेंगे, एक लेवल तक ऑफिसर्स हैं जो जिनका अच्छा एक रिस्पांस होता है पब्लिक के लिए, नीचे वही कुछ है। मैंने ऑफिसर से ये बात की, देखे मैं समझता हूं कि आपके एडिशनल आईजी साहब का हुक्म है, ऊपर से हुक्म है लाइसेंस बनाएं। ये 3-4 दिन पहले की बात है, एक बंदा अपने FIC फादर को चेक करवाने गया, उसको भी पकड़ लिया कि जी बाइक बंद करें। उसने कहा मेरे फादर को बाइक दे के ही भेज दें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, लाइसेंस बना के जाऊँगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, बाइक नहीं मिलेगी। CT साहब को कॉल की, उनकी मेहरबानी वो इन्वॉल्व हुए, फौरी बाइक मिली। ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। अगर इनके पंजाब लेवल के अफसरान ये कहते हैं कि आप कम्युनिटी पोलिसिंग करें, कम्युनिटी को साथ एंगेज करें, पुलिस का इमेज बेहतर करें, इन बेचारों की मिहनत तभी खत्म हो गई जब शाम को आपने ऐसी की तैसी कर देनी सारी इमेज की। भी तो देखें, उसमें ये बात ठीक है, ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन आप उन लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो जो लोग बनवा रहे हैं लाइसेंसेस, अगर आप देखें, आप पिछले 2 साल पुरानी देखें लाइसेंसिंग की जो रेशियो है, और अब देखें, हाँ, और अब देखें फास्ट भी हो गई, फास्ट भी हो गई है, और हमने फैसिलिटेट भी बड़ा कर दिया। आपको अब थाने में लाइसेंस लर्नर बन जाएगा आपका। हमारे ड्राइविंग स्कूल्स में इजाफा हो देखा, वो चैम्बर में भी उन्होंने चैम्बर में भी रखा कर दिया। हमारे पुलिस खिदमत मराकज हैं आपके डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के, 5 खिदमत मराकज हैं, 8 आपके पुलिस खिदमत काउंटर्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं। हमने कोशिश पूरी की है कि इसको मैक्सिमम पब्लिक को, सोसाइटी को फैसिलिटेशन करें, उनका टाइम लाइन को पकड़ें और उनकी जो एग्नी को रोकें और उसको फेयर भी करें। क्योंकि अब देखें हमारे हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, आप जाएंगे उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, ऑनलाइन कैमरास हैं। अब बॉडी कैम का भी कल्चर आ गया है, अब हमारे जो नाके लगते हैं बॉडी कैम लगता है। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारा जो अफसर नाके पे खड़ा हुआ है उसमें से किसी एक ने बॉडी कैम लगाया हुआ है, और कुछ नहीं तो फोन जेब में रखा हुआ है। क्यों? आपने देखे होंगे कई दफा कोई स्कफल हो जाता है, कोई गाड़ी में ट्रैफिक स्टाफ ने रोका तो किसी मेल फीमेल ने आगे से बहस हो गई, तो वो आगे से रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब हमारा कल्चर ये है कि जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आएगा ना, तो उसको लोग कैच करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड का सिस्टम बना दिया हमने। क्लैरिफिकेशन है ना, एक आदमी कहता है कि जी मेरे साथ ये हो गया, जैसे रात एक वीडियो चल रही है कि एक जगह रेड हो गया। अब देखें FIR रजिस्टर्ड थी, FIR रजिस्टर्ड होगी तो कंप्लेनेंट का राइट है कि उसके मुलजिम को पकड़ा जाए। अब जब पुलिस उसको पकड़ने गई है, यूनिफॉर्म में है, पूरी प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ है, उसको छत से बंदा एक वीडियो बना रहा है, अब उसको कह रहे जी देखिए रेड करने आ गए। अब बताइए, अब मुलजिम को तुमने पकड़ना है, उसने क्राइम किया हुआ है।
इसी तरह जो बात की ना तैयब भाई ने, होता है, हमारी कोशिश क्या है, अब देखें सिटियों ने शहर में एक लाइन 11 बना दी है कि मोटर बाइक से इस पे चले, कोई नहीं चलता। अब वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, हमारा पुलिस अफसर गाइड कर रहा है, ज्यादा आपका टू व्हीलर है, ज्यादा टू व्हीलर आपके, और टू व्हीलर पे ही क्राइम ज्यादा है। अब टू व्हीलर को आप ट्राई नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, उसकी नंबर प्लेट नहीं करेंगे, उसको लाइसेंस, उसको हेलमेट नहीं पहनाएंगे, तो आपके एक्सीडेंट्स में इजाफा हो जाएगा। फिर ये एक थ्रेट है टू व्हीलर को चेकिंग का कि जी वो अगर क्रिमिनल होगा तो वो करेगा। मतलब आपकी डॉल्फिन फोर्स है, अगर आपके शहर में अगर इस वक्त सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है ना, लाइव जो पुलिसिंग कर रहे हैं, हार्ड पुलिसिंग कर रहे हैं, यस यस, वो आपकी डॉल्फिन है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेल ट्रेंड है। सीपीओ साहब जो हमारे हैं कामरान आदिल साहब, उनके ऊपर शफकत भी है, उनके ऊपर उनका फोकस भी है, और आरपीओ साहब तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस एरिया को ब्लेसिंग दी हुई है। एग्जैक्टली। आरपीओ साहब का विजन, उनकी गाइडलाइन के ऊपर हमने जैसे रीवैम्प किया उसको, वार्डन्स और उन्होंने सीआईए को भी और पुलिस को पेट्रोलिंग प्लान गाइड किया। 3 दिन पहले उन्होंने मीटिंग की, बड़ी डिटेल में मीटिंग करके आरपीओ साहब ने हमें गाइडलाइंस दी। उसमें उनका विजन था, उसके मुताबिक हम रीवैम्प कर रहे हैं, रीलोकेशंस कर रहे हैं हमारी डॉल्फिन्स को और बाकी पेट्रोलिंग को। अब टू व्हीलर को चेक करना इंपॉर्टेंट इसलिए कि पता नहीं वो कोई ऐसा हो, कोई छीन के जा रहा हो या छीनने जा रहा हो। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है इन चीजों को भी देखना। तो कहीं कहीं उसमें आगे कहीं ना कहीं ये अनटुवर्ड हो जाता है। हाँ, ये रेजिस्टेंस जो आती है वो क्यों आती है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी सिटी 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद करते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइएगा मलिक साहब कि कोई भी क्राइम जो होता है, वो इंसान बड़ा क्राइम जो है वो फौरी तौर पर नहीं करता, वो हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स जो है टुवर्ड्स दैट बिग क्राइम वो लेता है, और जब उससे वो बड़ा क्राइम हो जाता है फिर वो सर पकड़ के बैठो ये मेरे से क्या होगा। लाइक हमने उन छोटे छोटे क्राइम्स की तरफ लोगों को जाने से रोकना है, वो छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं, जिस तरह से आपने कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात की, नारकोटिक्स की बात की। पहले सबसे हमें वो चीज बुरी नहीं लगती, लेकिन हमारी कंपनी में सब लोग, सारे फ्रेंड्स जब वो चीज कर रहे होंगे, देन आई विल फील वेरी ऑड टू माई सेल्फ कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा, जब सारे कर रहे हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग। जब हम किसी क्राइम को सोसाइटी का नॉर्मल हिस्सा बना देंगे, तो फिर जो नहीं करता वो इस वजह से नहीं करता कि क्राइम है, वो फिर करना शुरू हो जाएगा इस वजह से कि ये तो नॉर्मल चीज हो गई, हर एक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको नॉर्मलाइज नहीं होने देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, देखिए क्राइम जो करता है ना, उसके पीछे पूरा इसका बैकग्राउंड है। कोई बंदा जानबूझ के क्राइम नहीं करना चाहता, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं, इकोनॉमिकल रीजंस हो सकती हैं, उसकी पेरेंटल घर में मसाइल हो सकते हैं, उसकी सोसाइटी, उसके दोस्तों के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि 70 to 80% जो है क्रिमिनल जो है वो रिपीट क्रिमिनल है। 80%, 70 to 80 जो पहले करता है वही दोबारा कर रहा है। 30% के करीब नए ऐड हो रहे हैं। अब कुछ क्रिमिनल्स हैं जो प्रोफेशनल हैं, कुछ जो हैं वो शौकिया भी हैं, कुछ जो है उनका गुजर बसर उसके अंदर है, कुछ की कंपनी की वजह से बन गए, कुछ नारकोटिक्स की वजह से। नारकोटिक्स आपको हर क्राइम के पीछे एंड पे मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट्स व्हाई मैंने उसकी बेस बना के बात की। अच्छा, अब क्राइम देखने में मैं अगर आप बताऊं कि सोशल क्राइम, जिसको जो नजर आने वाला क्राइम है, जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, चोरी डकैती के अलावा आपकी काइट फ्लाइंग है, इट्स अ क्राइम, समबडीज लाइफ कैन गो। मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट भी करूंगा तमाम अपनी यूथ को, उनके बड़े भाइयों को, उनके पेरेंट्स को, बच्चों को घर से रोक दें कि काइट फ्लाइंग इज डेंजरस। आपकी थोड़ी देर की खुशी किसी का मातम बन सकती है। फिर आप देखें आपका वन व्हीलिंग है, दैट्स अ स्मॉल क्राइम। अब जो वन व्हीलर करेंगे तो उसके जेन में क्या होगा, मैंने थोड़ी सी लॉक ब्रेकिंग करनी है, उसके बाद वो अगले स्टेप पे जाएगा तो सिग्नल तोड़ेगा। ही स्टार्टेड इंजॉइंग कि जी ये कानून तोड़ने में मजा आ रहा है। फिर आगे जाएगा तो किसी की चीज उठा लेगा, फिर वो कि अपना एनवायरनमेंट नहीं रोकेगा। खास तौर पे जो बड़े भाई हैं, वालिदैन हैं, वालिद साहब हैं, उसके दोस्त यार हैं। अब कंपनी खराब करती है। अब कोई एक बच्चा अगर गलत कंपनी का है तो वो जो उसके साथ दोस्त यार हैं सारों खराब करेगा। फिर पेरेंटल कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे आपको हर चीज मिल रही है, इंटरनेट ने आपको ओपन कर दिया। पेरेंटल गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है।
और पेरेंटल गाइडेंस में मैं ये नहीं कहता माओं को पता होता है बच्चे क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स को, बाप को पता होता है, बड़े भाई को पता होता है। अब जैसे मैं हूं, मेरी उम्र 17 साल है, मैं मोटर बाइक लेके जाऊंगा तो मैं घर से लेके जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो मैं लाइसेंस भी नहीं है, मैंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, सबको पता है, तो नोबडी स्टॉपिंग मी। बाहर अगर उसको ट्रैफिक वाले ने चेक कर लिया तो उसका कसूर बन गया। सरपरस्ती में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं तैयब साहब ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर दे, क्योंकि आपकी ना बड़ी एक बर्ड आई व्यू है पूरे शहर के अंदर। शराज, बिल्कुल एसएसपी साहब ने ये बात ठीक की। मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर ये बात करता हूं कि क्रिमिनल घर से बनते हैं, बाहर सोसाइटी से नहीं बनते। जब मेरा बच्चा बेशक वो साइकिल लेके 6 घंटे गायब है, मुझे पता ही नहीं, तो उसकी सोसाइटी क्या है, उसके कौन से लोग, उसके मिलने वाले बच्चे किन के साथ वो फिरता है, घूमता है, मुझे नहीं पता, तो फिर मैं जुर्मदार हूँ। तो बच्चे से कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है ना, तो पेरेंट्स फौरी तौर पर डिफेंसिव भी हो जाते हैं। नहीं वो जी हमने, हमारे बच्चे ने नहीं किया, वो फलां का बच्चा था ना, जुबैर साहब का बच्चा था, उन्होंने। जिस तरह मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स पे आप जितने मर्जी से सेमिनार्स कर लें, जब तक आप ग्रास रूट लेवल से, प्राइमरी से, नसाब में अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल्स और उनकी अफादियत नहीं पढ़ाएंगे, आपका ट्रैफिक सिस्टम कभी ठीक नहीं होगा। इसी तरह अब माजरत के साथ हमारा सिस्टम, जो हमारी सजाओं का सिस्टम है, इस साल में डकैती, राहजनी की जो वारदातों करने वाले जो डाकू हैं, उनको सजा का परसेंटेज सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%? ओनली 2%। क्यों? अगर खुदा ने ख्वास्ता मेरे साथ हो गई, मैंने परसू ही नहीं करना, मैंने गवाह हूं तो मैंने नहीं जाना, रिकवरी मिल गई, मैंने कहना ठीक है। पुलिस वकीली क्या करेगी, कैसे उसको सजा करवाएगी? अच्छा, इसमें मैं धर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो ट्रैफिक के हवाले से बात की, तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये आपने कहा बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, इसकी कोई स्पेसिफिक डेट भी अनाउंस कर दी गई है इसमें? सर ये तकरीबन 90% प्लस कंप्लीट हो गया। अच्छा। कुछ इसकी कह लें हार्डवेयर्स हैं, लाइक इसका बैकअप जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर कुछ 1-2 चीज़ें। कल हमारी मीटिंग हुई, आरपी साहब ने इसकी मीटिंग की है, डॉक्टर आबिद साहब ने, सेफ सिटी की सारी अथॉरिटीज़ थी, मैं बैठा हुआ था, कल 12 बजे मीटिंग हुई है। तो उसमें यही था कि ये जो फाइनल लेग है इसकी, वो विद इन अ वीक जो है ना, वो शायद कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हमने देखा होगा कि ऐसे यूनुस साहब जो हैं, जो उसके एमडी हैं सेफ सिटी के पंजाब के, कल वो झेलम वाली साइड पे गए हुए थे, उन्होंने उसका ओवरव्यू किया कि कितना सियालकोट और झेलम ने कहाँ तक, क्योंकि 16 शहरों में बन रहा है इस वक्त। लाहौर में तो स्टार्ट हुआ, पिंडी में कुछ था, लेकिन अब ये 16 शहरों में स्टार्ट होने जा रहा है, जो बड़े शहर हैं, जिसमें आपका जंग भी शामिल है, आपका फैसलाबाद शामिल है, मुल्तान, पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह वगैरह। तो उसमें जब उसकी प्रोग्रेस का देखा गया है ना, तो रफली अगले कोई 10-15 दिन 20 दिन में ये इसका इनॉग्रेशन फेज में चले जाएंगे। अच्छा, 15-20 दिन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, इसका जो रेजिडेंसेस थे और जो ऑफिसेस थे और जो इक्विपमेंट था, सब कुछ हो गया। अच्छा, मुझे तो ये भी बता दीजिएगा व्हाट डिफरेंस विल बी। सॉरी, मैं बात कर रही हूँ, डाटा एंट्री सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पावर बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी पावर फेलियर होता है तो आपका डाटा डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब उस फेज में है कि उस डाटे को सेव कैसे करना है। देखिए, वो आपके जो कैमरा जाते हैं पूरे शहर में लगे हुए हैं, उसमें मल्टीपल किस्म के कैमरे हैं, कुछ फेस को देख रहे हैं, कुछ गाड़ी की प्लेट को देख रहे हैं, फिर वो कुछ बैकएंड पे जा रहे हैं, कुछ जूम कर रहे हैं, उन सारों का एक जगह पे मर्ज हो रहा है डाटा। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये नवंबर के एंड या दिसंबर के शुरू में इसको ये फाइनल फेज में आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अथॉरिटी इसको अपना चेक प्रूफ कर लेगी। तो ये यानी कि ये हम कह सकते हैं कि साल 2025 का जो हम सूरज देखेंगे उसमें फैसलाबाद में हमें जो है ना वो फुल फ्लैज सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो मिलेगा, और फैसलाबाद विल बी मोर सिक्योर as long as the traffic is concerned, as long as the crime is concerned। तो उम्मीद करते हैं कि क्राइम रेट कम हो और पुलिस जो है वो बेहतर तरीके से अपना पॉजिटिव जो किरदार है वो अदा करे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। मलिक तारिक महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद, जज़ाकल्लाह। उनके साथ साथ तैयब मकबूल साहब, हमारे तैयब, थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है, अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाजत दीजिए। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने अहल खाना का, अपने दोस्तों यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।